तो भाई आज हम आप लोग को इस वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये ऑल कोर्सेज में होता है, बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में मिलता है। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई आयुर्वेद के बारे में समझना है। आयुर्वेद होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके साथ साथ भाई आयुर्वेद की जो हिस्ट्री रही है, जो इसका इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी हमें समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा आप लोगों से भाई आयुर्वेद के जो पंचकर्म के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो भाई आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, वही सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग आयुर्वेद का परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो, आयुर्वेद जो है ना, बहुत पुराना, बहुत ही एशियन टाइम पीरियड से चला आ रहा है एक चिकित्सा की पद्धति है। चिकित्सा मतलब इलाज की एक मेथड है, जिसके थ्रू पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे, वो लोगों का कहीं ना वो लोगों का इलाज जो है वो किया करते थे। ठीक है। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो मानी जाती है भाई कम से कम वैदिक टाइम पीरियड की, वैदिक काल से समय, वैदिक काल के समय से कहीं ना कहीं आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। अब इस आयुर्वेद का काम क्या हुआ करता था, पर्पस क्या हुआ करता था? तो भाई लोगों का इलाज करना। आयुर्वेद के अंदर कहीं ना कहीं चीजें बताई गई थी, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों की बीमारियों का, लोगों के रोगों का कहीं ना कहीं भाई इलाज जो है वो करवाया जाता था। और किस तरह से कहीं ना कहीं व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, एक स्वस्थ लाइफ जी सकता है, वो सारी चीजें जो है आयुर्वेद के अंदर बताई जाती थी। आयुर्वेद के अंदर भाई 3 चीजें आती हैं। पहले भाई इसके अंदर शरीर आता है, फिर मन आता है, फिर आत्मा आती है। इन तीनों के बैलेंस को कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है वो कहा जाता है। और इसी के थ्रू कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफ व्यक्ति जी सकता है। अगर व्यक्ति का शरीर अच्छा हो, उसका मन अच्छा हो, उसकी आत्मा अच्छी हो, तभी व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकता है। भाई अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है ना, मनुष्य के अंदर मुख्यतः 3 दोष होते हैं। अब कौन कौन से दोष हैं? तो भाई सबसे पहला दोष होता है वात, फिर आता है पित्त, फिर आता है कफ। तो अगर ये तीनों चीज अच्छी है, तो व्यक्ति की जो लाइफ है वो काफी हेल्दी रहेगी। और अगर ये तीनों चीजें खराब हैं, तो व्यक्ति हेल्दी लाइफ अपनी नहीं जी सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ भाई आयुर्वेद के अंदर ही भाई किस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए, किस तरीके से भाई व्यक्ति को खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसकी डेली लाइफ का क्या रूटीन होना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई आयुर्वेद के अंदर ही बताई जाती है। इसके साथ साथ भाई प्रकृति से रिलेटेड कुछ दवाइयां होती हैं, मतलब प्रकृति के थ्रू जो मिली हुई पेड़ पौधे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ औषधियां बनाई जाती है, और उसके थ्रू व्यक्ति का इलाज जो है वो किया जाता है। ठीक है। और कौन कौन सी पेड़ पौधे होंगे, कौन कौन सी चीज होगी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अंदर बताई जाती है। एक बार भाई मैंने यहाँ पे आयुर्वेद का मीनिंग भी लिख रखा है, आयुर्वेद का क्या अर्थ होता है वो भी लिख रखा है, तो मैं आपको उसका मतलब एक बार समझा देता हूँ। देखो, आयुर्वेद जो है ना भाई, 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड है भाई? तो एक है भाई आयु, और एक है भाई वेदा या फिर वेद। हिंदी भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आयु का क्या मतलब होता है? तो आयु का मतलब होता है भाई जीवन। ठीक है। और वेद का क्या मतलब होता है? ज्ञान या फिर विज्ञान। तो भाई अपने जीवन का ज्ञान या फिर जीवन का विज्ञान ही आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है। अपनी लाइफ का पूरा ज्ञान जो है वो आपके आयुर्वेद के अंदर आता है। अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जा सकती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई आयुर्वेद के अंदर बताई जाती है। ये मैंने आप लोगों को भाई इसका पूरा परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अब अपने भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
तो भाई हमारा पहला टॉपिक आता है भाई आयुर्वेद के इतिहास पर प्रकाश डालिए या फिर लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। तो भाई आयुर्वेद का पूरी हिस्ट्री को एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई वैदिक काल या फिर वैदिक पीरियड। मतलब आयुर्वेद, हमें आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो हमें कब देखने को मिलती है, तो भाई वैदिक काल में हमें सबसे पहले आयुर्वेद की उत्पत्ति देखने को मिलती है। जब भाई वैदिक काल स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम पीरियड में भाई एक वेद की रचना की जाती है जिसका नाम था अथर्ववेद, ठीक है। इस अथर्ववेद के अंदर ही कहीं ना कहीं भाई कुछ चीजें हमें आयुर्वेद से रिलेटेड, कुछ सिद्धांत जो है, कुछ भाई स्पेसिफिक थ्योरीज जो है वो कहीं ना कहीं भाई आयुर्वेद से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलती है। मैं देखो आयुर्वेद क्या नाम है, वैदिक काल के टाइम पीरियड तक ना जो बीमारियां हुआ करती थी, जो रोग हुआ करते थे, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं भाई क्या नाम है देवियों से, मतलब देवीय कारणों से कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता था। मतलब अगर आपको ये बीमारी होगी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वाले देवता का रीजन है ना, अगर ये वाली बीमारी होगी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वाले देवता का रीजन है। इस तरीके से कहीं ना कहीं भाई देवी शक्ति को कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाता था बीमारियों को इस टाइम पीरियड तक, ठीक है। और इनका इलाज कैसे किया जाता था भाई, तो भाई कुछ भाई पेड़ पौधे हुआ करते थे, कुछ जड़ी बूटियां हुआ करती थी, कुछ मंत्र हुआ करते थे, मतलब प्रकृति से रिलेटेड नेचर के थ्रू जो चीजें मिला करती थी ना, उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों का इलाज जो है उस समय पे किया जाता था। आयुर्वेद को कहीं ना कहीं भाई वेदों का उपवेद माना गया। उपवेद मतलब भाई मतलब वेदों के जितना ही इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आयुर्वेद को भी दिया जाता है, ठीक है। और ये जो वैदिक काल था ना भाई, इस समय पे जो इलाज किया जाता था या फिर जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी, उसका उसका पर्पज सिर्फ इतना नहीं हुआ करता था कि भाई आपको ठीक कर देना है, नहीं भाई, बल्कि आपको एक लंबी एक हेल्दी लाइफ भी देनी है, इसके साथ साथ एक लंबी लाइफ कहीं ना कहीं आपको देने का काम जो है उस समय पे किया जाता था। ये हमने भाई वैदिक काल का टाइम पीरियड को यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड आता भाई ब्राह्मण एवं उपनिषद काल, फिर इंग्लिश में देखो तो भाई ब्राह्मिकल एंड उपनिषद पीरियड। अब भाई इस टाइम पीरियड में भाई आयुर्वेद के बारे में क्या देखने को मिलता है हमें, तो भाई इस टाइम पीरियड तक क्या होता है ना, जो आपका आयुर्वेद था वो काफी सिस्टमेटिक वे में आ गया था, काफी व्यवस्थित रूप में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले जो वेद आयुर्वेद की रचना की गई उसके अंदर उतनी थ्योरीज नहीं बताई गई थी, उसके अंदर इतने सारे इलाज नहीं बताए गए थे। बट कहीं ना कहीं भाई जो ब्राह्मण एवं उपनिषद काल का टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं चीजें काफी ज्यादा सिस्टमेटिक वे में हमें देखने को मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जो है इस समय में किया जाता है। इसके साथ साथ भाई इस समय में ये भी चीज नोटिस की गई कि जो हमारी हेल्थ होती है वो केवल हमारी भाई फिजिकल हेल्थ नहीं होती, मतलब शरीर को ठीक कर देना पूरी तरीके से हमारी एक हेल्दी लाइफ को डिनोट नहीं करेगा, बल्कि आपका मेंटलिटी, बल्कि आप लोगों का भाई मानसिक रूप से आपका कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग होना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी जो है समय पे भी समझा जाने लगा था। मतलब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बहुत से लोग हो जाते हैं फिजिकली तो अच्छे होते हैं बट कहीं ना कहीं वो मेंटली इतने स्ट्रांग जो है वो नहीं होते, दिमागी रूप से या फिर मानसिक रूप से कहीं ना कितने अच्छे नहीं होते हैं, वो चीजों को, वो टफ सिचुएशनों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का भी कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो इस समय पे रखा जाने लगा था कि आप लोगों को केवल फिजिकली स्ट्रांग नहीं होना है, मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आप लोगों को स्वस्थ जो है वो होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ भाई कहीं ना कहीं जो आप लोगों को बीमारियां हो रही है, कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी बीमारी का क्या रीजन है, किस कारण से कहीं ना कहीं भाई आपको बीमारी हुई है, ये रोग हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उस रीजन को भी कहीं ना कहीं समझा जाने लगा था इस टाइम पीरियड के अंदर। इसके बाद आता है भाई हमारा तीसरा टाइम पीरियड जिसे कहा जाता है भाई संहिता काल या फिर संहिता पीरियड। भाई देखो इस टाइम पीरियड को गोल्डन एरा भी कहा जाता है, आयुर्वेद के लिए स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है ना, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड या फिर ये रोगों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। लाइक सबसे पहले भाई संहिता, जिसे चरक संहिता कहते हैं, इसकी रचना की गई है ना। इसके अलावा एक और थी सुश्रुत संहिता। इस तरीके से ना मतलब बहुत सारे ग्रंथों की जो रचना है, अलग अलग ग्रंथों की आयुर्वेद से रिलेटेड, उन ग्रंथों की रचना जो है भाई इस टाइम पीरियड में की जाती है। इन ग्रंथों के अंदर क्या बताया गया था, तो भाई किस तरीके से भाई कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका इलाज कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी औषधियां होती हैं, कौन सी औषधि भाई हमें किस पेड़ से मिलती है, किस पौधे से मिलती है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। जितने भी रोग हुआ करते थे उनके रोगों के इलाज को कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन जो है वो किया जाता था कि किस रोग को किस तरह से भाई सही किया जा सकता है, किस रोग के लिए भाई कौन सी औषधि का यूज किया जाना है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पीरियड आता है भाई हमारा बौद्ध काल या फिर बुद्धिस्ट पीरियड। तो भाई बौद्ध काल में क्या होता है ना, ये जो आयुर्वेद है
इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन होता है, मतलब अलग अलग देशों तक आयुर्वेद को कहीं ना कहीं फैलाया गया। ये जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो बौद्ध मॉन्क्स हुआ करते थे, ये लोग क्या क्या करते थे भाई, अलग अलग कंट्रीज में जाया करते थे, अलग अलग देशों में जाया करते थे। इन्होंने अपने धर्म को ही फैलाया, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा, आयुर्वेद को भी कहीं ना कहीं फैलाने का काम जो है वो किया। इस कारण से क्या हुआ भाई, तो भाई बहुत सारे उस समय के भाई जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे या फिर चिकित्सा संस्थान हुआ करते थे जहाँ पे भी भाई इलाज किया जाता था, उनकी स्थापना की जाने लगी। वहां पे भाई रोगियों का उपचार किया जाता था। मतलब कुल मिला के जो आयुर्वेद था वो एक सोसाइटी के हर वर्ग तक कहीं ना कहीं पहुंचने लगा। सभी लोग कहीं ना कहीं आयुर्वेद का जो बेनिफिट है वो उठाने लगे। इसके साथ साथ आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद की जो नॉलेज है, एजुकेशन है, उस पे भी ध्यान जो है वो दिया गया और कहीं ना कहीं लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाया भी गया। इस समय में इसके इंपॉर्टेंस के बारे में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समझाई जाती है। अब आता है भाई गुप्त एवं उत्तर गुप्त काल या फिर गुप्त एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। भाई इस समय वही नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं। आयुर्वेद का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होने लग जाता है। जो नए नए ग्रंथ थे आयुर्वेद से रिलेटेड, उन ग्रंथों की रचना की जाती है। जो भाई चिकित्सा थी, जो भाई हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी, उसका कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ भाई, राजाओं द्वारा संरक्षण दिया जाने लगा कि भाई हाँ इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, इन चीजों को कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। और जो आयुर्वेद से रिलेटेड बड़े बड़े विद्वान हुआ करते होंगे उस समय में, उन लोगों को थोड़ी ज्यादा सहायता दी गई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा औषधियां बना सके। अगर इन फ्यूचर में कोई बीमारी आ जाए तो मतलब अलग अलग तरीके की यानी कि उन्हें मोटिवेट किया गया औषधियों का या फिर दवाइयों का निर्माण करने के लिए। कि भाई सिंपल सी बात है, आज भी बीमारी है तो उस समय में बीमारियां हुआ करती होंगी, तो उस समय में बीमारियों से लड़ने के लिए इतनी नॉलेज तो नहीं होगी जितनी आज के समय हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उस समय के लोगों ने भी कहीं ना कहीं तब भी उन चीजों का इलाज जो है वो तो निकाला ही होगा। तो इलाज कब निकालेंगे, जब कहीं ना कहीं राजाओं द्वारा या फिर अमीर लोगों द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें सहायता दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, तभी तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे काम कर पाएंगे। क्योंकि रिसोर्सेज तो लगेंगे चीजों को बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए। तो राजाओं द्वारा इन्हें इसलिए संरक्षण जो है वो दिया जाता था। इस टाइम पीरियड तक क्या होता है, जो आयुर्वेद की नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी और काफी ज्यादा अब तक सिस्टमेटिक वे में हो चुकी थी। इसके बाद आता है भाई हमारा मध्यकाल या फिर मिडिवल पीरियड। भाई मिडिवल टाइम पीरियड में क्या होता है, अब अलग अलग कंट्री के जो लोग हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं भारत में आने लगे थे। अब भाई सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो अपने यहाँ की नॉलेज भी लेके आएंगे, अपने यहाँ का ज्ञान भी लेकर आएंगे। तो उनके यहाँ पे भी तो भाई आयुर्वेद से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड चीजें हुआ करती होंगी, तो वो अपने यहाँ की नॉलेज क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं। अब भाई यहाँ की खुद की नॉलेज आयुर्वेद से रिलेटेड, वहां की नॉलेज, इससे क्या होता है दोनों का मिक्सअप हो जाता है और वहां की नॉलेज थोड़ी ज्यादा बेटर हुआ करती थी। तो इस कारण से क्या होता है, आयुर्वेद का जो विकास है वो हमें कुछ समय तक धीमा देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर। बस इतना था इस वाले में। तो नेक्स्ट आता है हमारा औपनिवेशिक काल या फिर कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल भाई वो टाइम पीरियड था जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था, हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। ठीक है, उस टाइम में भाई वही अंग्रेजों की जो भाई हेल्थ की नॉलेज हुआ करते हो वो यहाँ पर यूज की जाती थी। हमारा खुद का जो ज्ञान था आयुर्वेद से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो क्या नाम है पश्चिमी वेस्टर्न नॉलेज थी, पश्चिमी ज्ञान था भाई आयुर्वेद से रिलेटेड, उस ज्ञान को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई भाई उन्हीं का रूल है, उन्हीं का शासन है, वो जैसा कहेंगे वही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां के विद्वानों को, वहां के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे उनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी यहाँ के मुकाबले। लास्ट आ जाता है हमारा आधुनिक काल या फिर मॉडर्न पीरियड में। देखो आधुनिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि भाई वेस्टर्न की जो नॉलेज है, वेस्टर्न का जो ज्ञान है, वेस्टर्न की जो भाई दवाई है, उनको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हालांकि आयुर्वेद का भी इंपॉर्टेंस है, बट कहीं ना कहीं आज के समय में देखें तो वेस्टर्न नॉलेज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, बट अब भी उतना बढ़ावा उसे नहीं मिलता है जितना उसे मिलना चाहिए था। ठीक है, तो बस भाई यही पहला आपका आयुर्वेद का पूरा इतिहास हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पंचकर्म के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, पंचकर्म प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सबसे पहला सिद्धांत आता है भाई इसके अंदर शोधन। शोधन या फिर इसे आप प्योरिफिकेशन या फिर शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। ये क्या सिद्धांत है भाई, इस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। भाई देखो प्योरिफिकेशन का मतलब तो आप समझ ही रहोगे, साफ सफाई एक तरीके से। अबे साफ सफाई क्या, हमारे बॉडी की साफ सफाई, हमारे शरीर के अंदर जो भाई क्या नाम है विषैले पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उन चीजों को बाहर निकालना,
उन चीजों का कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन करना ही शुद्धिकरण के अंदर आता है। ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी जो बीमारी है खाली उसका इलाज कर देना बस यही जरूरी नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, उसके पूरे जड़ को एक तरीके से कहते पूरे जड़ को खत्म करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि अगर जड़ खत्म नहीं होगी तो वो बीमारी बार बार हमें कहीं ना कहीं होती रहेगी। और ये शोधन क्या करता है, प्योरिफिकेशन क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी को अंदर से कहीं ना कहीं प्योरीफाई कर देता है, शुद्ध कर देता है। अब जब भाई हमारी बॉडी शुद्ध हो गई, बॉडी प्योरीफाई हो गई, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं भाई वो विषैले पदार्थ, वो खराब पदार्थ कहीं ना कहीं बचेंगे ही नहीं, जिसके जरिए हमें बार बार बीमारी हो रही है। और शोधन के जरिए या फिर प्योरिफिकेशन के जरिए ही हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी बनी रहती है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी काफी स्ट्रांग होती है। दूसरा सिद्धांत आता है भाई त्रिदोष संतुलन सिद्धांत, त्रिदोषा बैलेंसिंग थ्योरी। ये क्या है भाई? भाई देखो, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या फिर आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं। कौन कौन से वो दोष होते हैं? तो पहला दोष आता है भाई वात, फिर आता है पित्त और फिर आता है कफ। जो ये तीनों दोष होते हैं, इन्हें ठीक करने के लिए, मान लो भाई आपका वात खराब हो गया, आपका पित्त खराब हो गया, पर आपका कफ खराब हो गया, इन तीनों को ठीक करने के लिए अलग अलग जो विधियां हैं आयुर्वेद के अंदर वो बताई जाती है। उसका यूज करके कहीं ना कहीं आप इन चीजों को ठीक जो है वो कर सकते हैं या फिर इनको बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, शरीर को बैलेंस करने के लिए इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो हमारी एक हेल्दी लाइफ जो है वो हम अच्छे तरह से नहीं जी पाएंगे। अब आता है भाई हमारा पूर्व कर्म सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ प्रीवियस कर्मा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ना हमारी बॉडी को ठीक करने से पहले या फिर हमारी बॉडी का उपचार करने से पहले कुछ चीजें की जाती हैं, उसी को पूर्व कर्मा सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर भाई स्नेहन किया जाता है, इंग्लिश में भी इसे स्नेहन ही कहते हैं। ठीक है, स्नेहन किया जाता है। स्नेहन क्या होता है? अब ये हमारी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं पहले तेल लगाया जाता है, हमारे पूरे शरीर के ऊपर उसे चिकना किया जाता है, इसको स्नेहन कहा जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद भाई स्वेदन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पहले पसीना लाना होता है। पसीना लाने के लिए क्या किया जाएगा? तो भाप के थ्रू हमारे शरीर को कहीं ना कहीं गर्म किया जाता है, जिसके जरिए हमारे शरीर में से पसीना जो है वो निकलता है। अब ये इसके करने से हो क्या रहा है? तो इसके करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है काफी ढीला पड़ जाता है। और मतलब आज के समय तो भाई क्या नाम है, अगर इलाज विलाज करना हो, काटा पीटी करनी है शरीर पे, तो तुरंत ही डॉक्टर बेहोश कर देते हैं और या फिर सुन कर देते हैं, उस जगह पर काटा पीटी हो जाती है। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो पहले के समय में ये सारी चीजें की जाती थी। पहले शरीर पे पूरा एकदम मरहम लगाया जाता था, तेल लगाया जाता था, उसके बाद उसपे से भाप के थ्रू पसीना निकाला जाता, फिर उसके थ्रू काटा पीटी की जाती थी। तो यही जो चीजें बताई, एक प्रोसेस बताया गया, इसी को पूर्व कर्म सिद्धांत जो है वो कहा गया है यहाँ पे। इसके अलावा आता है भाई प्रधान कर्म सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल कर्मा। जो भाई ये पंचकर्म सिद्धांत है, इसकी जो एक्टिविटी होती है, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसी को प्रधान कर्म सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसके अंदर भाई अलग अलग तरीके की भाई कुछ क्रियाएं आती हैं, लाइक वमन आता है, विरेचन आता है, बस्ती आती है, नस्य आता है और रक्त मोक्षण। इंग्लिश में भाई इसके यही नाम लिखे पड़े हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी होती है अलग अलग तरीके की जो की जाती है पंचकर्म सिद्धांत के अंदर, इन्हीं को प्रधान कर्म सिद्धांत कहा जाता है। और ये एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है? तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भी भाई खराब है, जो भी हमारे रोग हैं या फिर जो भी दोष हैं, उनको बाहर निकालने का काम ये सारी एक्टिविटी करती हैं। ये जो भाई अलग अलग मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, क्रियाएं बताई गई हैं, इन सबका अलग अलग अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है, सबका अलग अलग महत्व है। इन्हीं क्रियाओं के जरिए हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की शुद्धि जो है वो होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है पंचकर्म सिद्धांत का। इसके बाद आता है भाई पश्चात कर्म सिद्धांत, लेटर कर्मा सिद्धांत। भाई देखो, जब हमारा पूरा पंचकर्म सिद्धांत हो जाता है, पूरी जो जो अलग अलग एक्टिविटी बताई गई थी वो सारी एक्टिविटी कर दी जाती, सारी क्रियाएं कर दी जाती है ना, सारे दोष को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, उसे दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में या फिर नॉर्मल अवस्था में कहीं ना कहीं लाया जाता है। उसी नॉर्मल अवस्था में लाने वाली प्रक्रिया को पश्चात कर्म सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है भाई, क्या खाना खाना है, क्या डेली रूटीन रखना है अपना, है ना, कौन सा खाना खाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जिसके जरिए इस एक्टिविटी के जरिए, इस क्रिया के जरिए हमारा जो शरीर है वापिस एक अच्छी हेल्दी और स्ट्रांग, हमारा जो शरीर है इस एक्टिविटी के जरिए हेल्दी भी बनता है, उसके साथ साथ काफी स्ट्रांग भी होने लग जाता है धीरे धीरे धीरे।
इसके बाद आता है भाई हमारा व्यक्तिगत चिकित्सा सिद्धांत या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन प्रिंसिपल्स। भाई देखो ये तो आप सबको ही पता है, हर व्यक्ति की अलग लाइफ होती है, हर व्यक्ति की अलग डेली रूटीन होता है, सबका खान पीन अलग होता है, तो सबकी बीमारियां भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कोई किसी की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, किसी की बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है ना। कोई होता है व्यक्ति जो बहुत जल्दी बुखार पड़ जाता है, हल्का सा मौसम में चेंज आया, व्यक्ति बुखार, उससे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, है ना। तो सबके रहन सहन अलग होता है। ठीक है, तो सबका इलाज करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी कहीं ना कहीं अलग होती है। यही इस व्यक्ति का चिकित्सा सिद्धांत के अंदर बताया गया कि हर व्यक्ति की अलग अलग तरह से चिकित्सा या फिर इलाज जो है वो किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ जो है वो काफी अलग होती है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। मान लो किसी को एक ही बीमारी, तो उसके लिए भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का इलाज अलग तरीके से किया जाए और एक दूसरे व्यक्ति का इलाज अलग तरीके से किया जाए। जरूरी नहीं कि दोनों का इलाज एक ही तरीके से किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी बॉडी अलग चीज को प्रेफर करेगी, उसकी बॉडी अलग तरीके की चीजों को प्रेफर करेगी, है ना। ये चीज भी देखनी पड़ती है। इसके अलावा आता है भाई रोग निवारण एवं प्रतिरक्षा सिद्धांत, डायसीज प्रिवेंशन एंड इम्यूनिटी थ्योरी। और देखो पंचकर्म के अंदर क्या बताया गया था, पंचकर्म सिद्धांत के अंदर ये बताया गया था हमारे अंदर जो भाई हमारे अंदर शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ है उनका क्या किया जा रहा है, उनका प्योरिफिकेशन किया जा रहा है, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। ठीक है, खाली हमारी बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा है, उस बीमारी की जो जड़ है उसी को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम जो है इस पंचकर्म सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी भाई इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम जो करता है हमारा पंचकर्म सिद्धांत। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो भाई सिंपल सी बात है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उन लोगों को जल्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब चीजें नहीं होती है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हीं लोगों को आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि उनको कभी बुखार हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, तो बहुत जल्दी बुखार में आ जाते हैं वो लोग, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर होती है। तो पंचकर्म सिद्धांत कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम जो है वो करता है। लास्ट आता है भाई समग्र स्वास्थ्य सिद्धांत, होलिस्टिक हेल्थ प्रिंसिपल्स। तो भाई देखो जो पंचकर्म है ये आप लोगों की बॉडी, आप लोगों का माइंड और आप लोगों की स्पिरिट या फिर शरीर मन और आत्मा तीनों को क्या करने का काम करे, बैलेंस करने का काम करे। अगर आपकी तीनों चीज बैलेंस रहेंगी तो एक आप अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और वही है, जिस चीज में डिसबैलेंस होगी वो चीजें आप लोगों की खराब आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों का मन खराब है तो आप लोगों का शरीर भी खराब होने लगेगा, आप लोगों का शरीर खराब है तो भाई मन भी खराब होने लगेगा, है ना। ये सारी चीजें आप लोग आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदा जो है वो इन्हीं चीजों को इंप्रूव करने का काम जो है वो करता है, इन्हीं चीजों को ठीक करने का काम जो है वो करता है। लास्ट में आप लोगों को एक कंक्लूजन ऐड कर देना है, एक निष्कर्ष ऐड कर देना है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो भाई हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से भाई त्रयोदश अग्नि के बारे में पूछा जा रहा है। ये त्रयोदश अग्नि क्या होती है या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग त्रिदोष क्या होता है, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, इस चीज को हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना है, वही से इसे बताने जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो त्रयोदश अग्नि है, शरीर में भाई 13 प्रकार की पाचन अग्नियों से संबंधित। हमारे शरीर में जो खाना वाना पचता है ना, वो सारी इसी त्रयोदश अग्नि के वजह से पचता है। जो भोजन हम, ये जो अग्नि होती है यही भाई उस खाने को पचाकर शरीर के लिए उपयोगी जो पोषक तत्व होते हैं उनको निकालती है। भाई त्रयोदश अग्नि में भाई 1 जठर अग्नि होती है, 7 तत्व धातु अग्नि होती है, 5 भूताग्नि होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। इस त्रयोदश अग्नि का मीनिंग क्या होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। भाई त्रयोदश 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रयोदश और अग्नि। त्रयोदश मतलब 13 और अग्नि मतलब पाचन शक्ति। तो 13 प्रकार की पाचन शक्तियों को त्रयोदश कहा जाता है। अर्थात त्रयोदश अग्नि का मतलब होता है शरीर में 13 प्रकार की भाई पाचन शक्तियां होती हैं। ये पाचन शक्तियां हमारे खाने को पचाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इसका एक छोटा सा परिचय था। अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई त्रयोदश अग्नि का विस्तृत वर्णन या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द 13 फायर्स। उन 13 अग्नियों को मैं एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं भाई जठर अग्नि का स्वरूप और महत्व, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गैस्ट्रिक फायर। और देखो जठर अग्नि शरीर की मुख्य पाचन शक्ति है। इसके जरिए हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो हमारा कहीं ना कहीं पचता है। ये भोजन को पचाकर उसके अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं उसको शरीर के अंदर सर्कुलेट करने का काम जो है वो करती है। सभी अन्य अग्नि लाइक भूताग्नि हो गई, धात्वाग्नि हो गई, जठर अग्नि के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपकी जठर अग्नि स्ट्रांग नहीं है, जठर अग्नि अच्छी नहीं है, तो आपको खाना अच्छे से नहीं पचेगा और वो खाना आपको शरीर में नहीं लगेगा। ठीक है,
तो इसलिए आयुर्वेद के अंदर जठर अग्नि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। जठर अग्नि के प्रकार और उनकी स्थितियां, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोनोमिस एंड देयर पोजीशन। तो देखो आयुर्वेद में जठर अग्नि के 4 प्रकार बताए गए, सम अग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और विषमाग्नि। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम लिखे पड़े हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिए। ठीक है, ये जठर अग्नि के प्रकार हैं अलग अलग। ठीक है, समाग्नि जो होती है भाई वो संतुलित अवस्था है जिससे पाचन सही होता है, मतलब इस अवस्था के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पाचन है वो सही तरीके से होता है। मंदाग्नि में पाचन हमारा थोड़ा धीरे हो जाता है जिससे भारीपन और अपच होने लग जाते हैं। तीक्ष्णाग्नि में हमारे पाचन बहुत तेज हो जाता है जिससे शरीर में कमजोरी आ सकती है। और विषाग्नि में पाचन जो है वो सही नहीं होता, कभी पाचन हो रहा है कभी पाचन नहीं हो रहा, इस तरह की चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो खाना पचाने के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। फिर आता है भाई पंचभूताग्नि का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पंचभूताग्नि। पंचभूताग्नि 5 प्रकार की होती है जो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से संबंधित होते हैं। प्रत्येक भूताग्नि भोजन के उस भाग को बचाते हैं जो संबंधित तत्व से बना होता है। ये प्रक्रिया भोजन को शरीर को कहीं ना कहीं एक अनुकूल बनाने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भूताग्नि सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है और भोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिससे शरीर में उसे आसानी से अवशोषित किया जा सके, मतलब बहुत भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम ही कहीं ना कहीं करती है। भूताग्नि का कार्य और उपयोगिता, फंक्शन एंड यूटिलिटी और भूताग्नि का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित पंच महाभूतों को शुद्ध और संतुलित करना होता है। ये प्रक्रिया शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को तैयार करती है। यदि भूताग्नि सही प्रकार से कार्य नहीं करती तो हमारे शरीर के अंदर भोजन जो सही तरीके से नहीं पचने वाला, और इससे हमें फिर आगे जाके दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। धाताग्नि के परिचय, इंट्रोडक्शन टू धातुग्नि। देखो धातुग्नि 7 प्रकार की होती है जो शरीर के 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में स्थित होती है। प्रत्येक धातु में स्थित अग्नि उस धातु के पोषण और परिवर्तन के कहीं ना कहीं काम जो है वो करते हैं। किस तरीके से भोजन पचे, किस तरीके से भोजन का यूज होगा, किस तरीके से भोजन से भाई हमें पोषक तत्व मिलेंगे, ये सारी चीजें धातुग्नि के ऊपर डिपेंड करती है। धातुग्नि का कार्य और क्रम, फंक्शन एंड ऑर्डर, मैग्नेटिक फायर। देखो धातुग्नि एक धातु से दूसरी धातु के निर्माण में सहायक होती है। जैसे रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है और इसके बाद मेद से अस्थियां, अस्थियों से शुक्र। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। प्रत्येक स्तर पर अग्नि उस धातु को हर स्टेज पे, हर स्तर पे जो अलग अलग अग्नि होती है उस धातु को परिष्कृत करने का काम करती है और आवश्यक अंश को आगे भेजने का काम करती है। एक सतत प्रक्रिया है जो शरीर के पोषण और वृद्धि को कहना की सुनिश्चित करने का काम भी करती है। फिर आता है त्रयोदश अग्नि का पारस्परिक संबंध, द इंटरशिप ऑफ द 13 फायर। देखो त्रयोदश अग्नि आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। लाइक जठर अग्नि हो गई, जो जठर अग्नि का क्या काम होता है, भोजन को पचाकर प्रारंभिक रूप देना। तो भूताग्नि क्या करती है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। फिर धाताग्नि क्या करती है, उसे धातु में परिवर्तित कर देती है। यदि किसी एक अग्नि में कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इससे कहने की सारी अग्नियों को इफेक्ट जो है वो पड़ता है। त्रयोदश अग्नि और स्वास्थ्य का संबंध, द रिलेशन बिटवीन द 13 फायर एंड हेल्थ। देखो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का मूल आधार अग्नि है। जब त्रयोदश अग्नि संतुलित रहती है तो पाचन होता है, पोषण होता है, ऊर्जा शरीर को मिलती है। जब ये भाई दिक्कत हो जाती है इसके अंदर तो ना शरीर को पाचन होता है, ना शरीर को पोषण मिलता है, ये सारी समस्या देखने मिलती है ना। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इस त्रयोदश अग्नि का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है पाचन क्रिया का आधार, द बेसिस ऑफ डाइजेशन। देखो त्रयोदश अग्नि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर जो हम खाना पीना खाते हैं उसको पचाने का काम। अगर खाना पचेगा नहीं तो उसमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो खाने को पचाने का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो काम यही करती है, यही अग्नि करती है। शरीर के पोषण में भूमिका, रोल इन बॉडी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें से कहाँ से मिलेगा, खाने से मिलेगा। खाना जब पचेगा तभी तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। तो भाई शरीर को पोषण प्रदान करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। धातु निर्माण और विकास, मेटल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। देखो त्रयोदश अग्नि धातु के निर्माण और विकास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये क्रम से शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कहने की आवश्यक है। बच्चों और युवाओं में सही विकास के लिए अग्नि का संतुलित होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि प्रक्रिया बाधित होती है तो शरीर का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसके अलावा रोगों के रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डायसीज। देखो त्रयोदश अग्नि शरीर को रोगों से बचाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अग्नि संतुलित रहती है तो शरीर में भाई विषैले पदार्थ जो होते हैं, है ना, वो पदार्थ नहीं बन पाते हैं। ठीक है, अम्ल का निर्माण ही कई रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। शरीर में जो अम्ल बनता है ना, इसी के कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, बट ये नहीं बनेगा अगर हमारी अग्नि स्ट्रांग होगी। ऊर्जा और शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो देखो शरीर के अंदर ऊर्जा और शक्ति का स्रोत भी इन अग्नियों को माना जाता है। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमें मिलती है। ऊर्जा हमारे शरीर में जब लगेगी तो हम सही तरीके से काम कर पाएंगे, सही तरीके से वर्क कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा और शक्ति का स्रोत भी इसे माना जाता है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। देखो त्रयोदश अग्नि का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि हमारी मेंटलिटी पे भी पड़ता है। जब अग्नि संतुलित रहती है तो मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, सही पाचन होता है, पॉजिटिव वे में हमारी थिंकिंग होती है ना।
जिससे हमारी मानसिक तौर पे हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर भाई हमें खाना सही से खाना खा रहे हैं, खाना लग नहीं रहा, हमारी हमें बीमार पड़ने लग जा रहे हैं, हमें शरीर को परेशानी होने लग जा रही है, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। आयु और दीर्घायु में योगदान कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्गेविटी एंड लॉन्गेविटी। भाई देखो, त्रयोदश अग्नि का संतुलन व्यक्ति की आयु और दीर्घायु को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिसकी अग्नि संतुलित रहती है वह लंबे समय तक स्वस्थ और निरोग कहीं ना कहीं रहता है। सही पाचन और पोषण से शरीर हमारा मजबूत जो कहीं ना कहीं बना रहता है। उम्र बढ़ने में भी कहीं ना कहीं हेल्प ज्यादा ही करता है। ठीक है, अगर अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा आपको लग रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़ी जाती है। समग्र स्वास्थ्य का आधार, द बेसिस ऑफ ओवरऑल हेल्थ। देखो, त्रयोदश अग्नि पूरे शरीर के संतुलन और समग्र स्वास्थ्य का आधार होती है। यह पाचन, पोषण, धातु निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है। यदि अग्नि बैलेंस रहती है तो शरीर और मन दोनों हमारे कहीं ना कहीं हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर अग्नि जो है वो संतुलित नहीं हो, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें बहुत सारे रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग त्रिदोष क्या है। अब ये त्रिदोष क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। त्रिदोषा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। देखो, त्रिदोष का परिचय, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर का संपूर्ण कार्य तीन मुख्य दोषों से होता है। एक होता है वात, एक होता है पित्त, एक होता है कफ। इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर जो कंट्रोल होता है। इन्हीं को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, त्रिदोष कहा जाता है। ये दोष कहीं ना कहीं शरीर के बैलेंस करने में, शरीर को भाई संतुलित करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को संचालित करने में इन्हीं का रोल होता है। जब ये संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। लेकिन जब ये बैलेंस नहीं होते, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत सारी डायसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले ये वात का दोष और स्वरूप, नेचर ऑफ वाता दोष। देखो, वात दोष वायु और आकाश तत्व से बना है। ये शरीर की सभी गतियों को नियंत्रित करता है, सभी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि भाई सांस लेना, रक्त संचार, नर्वस फंक्शन, जो हमारे भाई नसें काम कर रही हैं, ये सारी चीजें ना इस बात के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बात अच्छा होगा तो हम अच्छे तरीके से सांस ले सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट अच्छा होगा, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। अगर बात का स्वभाव भाई खराब होता है, बेकार होता है, तो सारी चीजों में दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। हमारे शरीर के अंदर भाई सांस अच्छे से नहीं आ पाएगी, रक्त हमारा संचार अच्छे से नहीं पाएगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। फिर आता है पित्त दोष का स्वरूप, नेचर ऑफ पित्ता दोष। देखो, पित्त दोष अग्नि और जल से मिलकर बना है। ये शरीर में पाचन, तापमान नियंत्रण, है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। पित्त का स्वभाव भाई गर्म, तीक्ष्ण और तरल होता है। ये भोजन को पचाकर ऊर्जा में बदलने का काम करता है। संतुलित पित्त से शरीर में ऊर्जा और बुद्धि का विकास होता है। लेकिन असंतुलन होने पर जलन, क्रोध और त्वचा संबंधी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है कफ का दोष, कफ दोष का स्वरूप, नेचर ऑफ कफा दोष। तो कफ दोष जल और पृथ्वी तत्व से बना है। ये शरीर की संरचना, स्थिरता और स्नेह प्रदान करता है। कफ का स्वभाव भारी, ठंडा और स्थिर होता है। ये जोड़ों को चिकनाई, शरीर को मजबूती प्रदान करने का काम भी करता है। संतुलित कफ से हमारा शरीर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन अगर इसका डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आलस, मोटापा, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्या देखने को हमें मिल सकती है। त्रिदोष का पारस्परिक संबंध, इंटरशिप ऑफ त्रिदोषा। तो भाई वात, पित्त और कफ एक दूसरे के साथ संतुलन में कार्य करते हैं। ये तीनों दोष शरीर में विभिन्न क्रियाओं को मिलकर नियंत्रित करते हैं। यदि किसी एक दोष में वृद्धि या कमी होती है तो अन्य दोष भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की वृद्धि, पित्त और कफ को भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक को अगर दिक्कत होगी तो दूसरे को भी इसके ऊपर साथ साथ इसका प्रभाव दूसरे को भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। त्रिदोष और शरीर की प्रकृति, त्रिदोषा एंड नेचर ऑफ बॉडी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग व्यक्ति की विशेष प्रकृति होती है जो त्रिदोष के अनुपात पर आधारित होते हैं। कुछ लोगों में वात प्रधान होता है, कुछ में पित्त प्रधान होता है, कुछ में कफ प्रधान होता है। सब में अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। यह प्रकृति जन्म पर निर्धारित होती है और व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक गुणों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित करती है। इसी आधार पे आहार, जीवन शैली, उपचार का निर्धारण जो है वो किया जाता है। मतलब इसको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से खाना पीना चाहिए, सबका अलग अलग होता है ना, और सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। त्रिदोष का असंतुलन और रोग, इम्बैलेंस और त्रिदोषा एंड डायसिस। देखो, जब त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। वात के डिसबैलेंस से भाई दर्द और कमजोरी होती है। पित्त के डिसबैलेंस से भाई जलन और सूजन हो जाती है। कफ के असंतुलन से भारीपन, आलस से इस तरह के रोग हमें देखने को मिल सकते हैं। त्रिदोष का संतुलन और महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द त्रिदोषा। देखो, त्रिदोष का संतुलन ही स्वास्थ्य जीवन पर आधारित का आधार होता है। संतुलित दोष शरीर और मन को हेल्दी रखते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। आयुर्वेद में खाना, डेली रूटीन, ऋतुचर्या, इनके माध्यम से भाई त्रिदोष को किस तरीके से संतुलित रखा जा सकता है, इस सारी चीजें बताई गई है। सही जीवन शैली अपनाकर और प्राकृतिक नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कहना कि अच्छा बना रख सकता है। लास्ट में निष्कर्ष, एक कंक्लूजन,
आप लोगों का क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन के अंदर भाई आप लोगों को सप्त धातु के बारे में बताना है। सप्त धातु क्या होती है उस चीज को एक्सप्लेन करना है, उस चीज के बारे में डिस्कशन हमें करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सप्त धातु भाई दो शब्दों से मिलकर बना है, सप्त और धातु। सप्त का मतलब सात होता है, धातु का मतलब होता है धारण करने वाली या शरीर को बनाए रखने वाले तत्व। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका कुल मिला के जो मीनिंग आता है वो ये आता है भाई, सप्त धातु वे सात मूल तत्व है तो शरीर को सपोर्ट करने का काम करती है, सबको शरीर को कहीं ना कहीं बनाए रखने का काम जो है वो करती है, पोषण और स्थिरता कहीं ना कहीं प्रदान करती है। ये शरीर की भाई वृद्धि, शक्ति, ऊर्जा, जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सरल शब्दों में कहें तो सप्त धातु ही शरीर की संरचना की कार्य प्रणाली का आधार है। तो इसी के जरिए हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं चल पा रहा है, मतलब वर्क कर पा रहा है। ये सप्त धातु ना हो तो चीजें कहीं ना कहीं सही तरीके से चल नहीं सकती। भाई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मानव शरीर का निर्माण पोषण तत्वों में भी सप्त धातुओं से हुआ है, लाइक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थियां, मज्जा, शुक्र। इनके जरिए ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, यही सप्त धातु है। अगर ये ना हो तो हमारा शरीर सही तरीके से ना काम कर सकता, ना सही तरीके से चल फिर सकता है। सभी धातु की अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना अपना वर्क होता है, अपना अपना काम होता है। उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ये मैंने इसका एक छोटा सा परिचय आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द सेवन मेटल्स या फिर सप्त धातुओं का विस्तार है कि करके सारे धातुओं के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली धातु आती है भाई रस धातु। भाई रस धातु भोजन के पाचन के बाद बनने वाली पहली धातु है। यह शरीर में पोषण का मुख्य स्रोत होता है और सभी अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। रस धातु का जो संबंध होता है रक्त प्लाज्मा से माना जाता है। इस शरीर को ताजगी, ऊर्जा, संतुलन कहीं ना कहीं प्रदान करने का काम करता है। यदि रस धातु कमजोर हो जाए तो शरीर में कहीं ना कहीं हमारे थकान, कमजोरी, शुष्कता इस तरह की चीजें महसूस होने लग जाती है और कहीं ना कहीं शरीर की त्वचा की नमी और जो चमक है वो बनी रहती है इसी धातु के जरिए। आप लोग खाना खाते हो, खाना पचता है, फिर वो खाने के अंदर जो पोषण तत्व होते हैं पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस रस धातु के थ्रू ही होते हैं। फिर आता है रक्त धातु, ब्लड धातु। रक्त धातु शरीर में जीवन का प्रमुख आधार है। अगर रक्त ही ना होगा तो भैया आपकी लाइफ कहाँ है, फिर आप जिंदा ही नहीं रह सकती, है ना। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का काम करता है। खून क्या नाम है, ब्लड के जरिए हमारे शरीर में से ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट जो है वो होता है। इसका जो भाई रिलेशन है वो रक्त से होता है। रक्त धातु शरीर को रंग, तेज और ऊर्जा प्रदान करने का काम कहीं ना कहीं करता है। इसकी कमी से एनीमिया, कमजोरी और त्वचा का पीलापन, इस तरह की बीमारी, इस तरह के रोग हमें देखने को मिल सकते हैं। मांस धातु, मीट, मेटल। भाई मांस धातु शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ये शरीर को आकार, शक्ति और स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं। मांस धातु कहीं ना कहीं शरीर के अंगों को सहारा देती है और उनकी कहीं ना कहीं रक्षा करने का काम करती है। यदि अगर मान लो धातु नहीं है, ये धातु कमजोर हो जाए तो मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर में ढीलापन और शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आता है भाई मेद धातु। मेद धातु शरीर में कहीं ना कहीं वसा के रूप में दिखाई देता है। हम शरीर के अंदर मोटापन देखने को मिलता है वो इसी धातु की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, ये शरीर को ऊर्जा का भंडार प्रदान करती है और अंगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान भी करती है। मेद धातु शरीर को चिकनाई, लचीलापन और गर्मी बनाए रखने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसकी अधिकता से कहने की हमारे शरीर के अंदर मोटापा पड़ जाता है और इसके कम होने पर हमारे शरीर के अंदर कमजोरी भी बढ़ सकती है। फिर आता है भाई अस्थि धातु। अस्थि क्या होती है, आप लोगों की हड्डी होती है, आप लोगों की बोन्स होती है। ठीक है, अस्थि धातु हड्डी और दांतों का निर्माण करती है। इस शरीर को ढांचा, स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम भी करती है। अस्थि धातु शरीर को मजबूत बनाने का काम करती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आता है मज्जा धातु। भाई मज्जा धातु हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली मज्जा है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। ये शरीर को शक्ति प्रदान करती है और मानसिक स्थिरता प्रदान करने का काम भी करती है। मज्जा धातु का संबंध मस्तिष्क और नसों से भी माना जाता है। इसकी कमी से मानसिक कमजोरी, चक्कर और अस्थिरता आने, ये इस तरह के रोग हम देखने को मिल सकते हैं। फिर आते हैं शुक्र धातु, वीनस मेटल। शुक्र धातु सात धातु में सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म धातु है। यह प्रजनन शक्ति मतलब वही होती है बच्चा पैदा करने की शक्ति। इस शक्ति को बढ़ाने का काम भी करती है। ठीक है, पुरुषों में यह वीर्य और स्त्रियों में ओज या फिर बीज के रूप में मानी जाती है। शुक्र धातु शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करता है। इसकी कमी से कमजोरी, थकान और प्रजनन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। धातुओं का आपसी संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मेटल्स। सभी धातु एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक क्रम में बनती है। रस, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में शुक्र। ठीक है, सारे धातु एक दूसरे से कनेक्ट करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं करती है। अब इन सात धातुओं का भाई महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस को एक बार हम यहाँ पर अच्छे से
देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है भाई शरीर के पोषण में भूमिका, रोल इन बॉडी न्यूट्रिशन। देखो सप्त धातुएं शरीर के संपूर्ण पोषण का आधार होती हैं। इसके जरिए हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पोषण तत्व जो है वो हमें मिल पाते हैं। ठीक है, भोजन पचाना, भोजन पचा के भाई उसके अंदर जो पोषण निकला वो पोषण कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ये सारा काम भाई सप्त धातुओं का ही होता है। शरीर की संरचना बनाए रखना, मेंटेनिंग बॉडी कंपोजिशन। तो भाई जो सप्त धातु होती है हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए रखने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मांस धातु होगी वो मांसपेशियों का निर्माण कर रही है, अस्थि धातु हड्डियों का निर्माण कर रही है, मेद धातु शरीर का आकार देने का काम करती है। इन्हीं धातुओं के जरिए हमारे शरीर के अंदर जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। तो भाई सप्त धातु ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, शक्ति देने का काम कहीं ना कहीं करती है। सप्त धातु शरीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बूस्टिंग इम्यूनिटी। तो ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम काफी ज्यादा करती है। हमारी इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग होती है वो इन्हीं सप्त धातु की वजह से कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, विशेष रूप से भाई शुक्र धातु से उत्पन्न ओज शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काफी ज्यादा काम करता है। जब धातु कहीं ना कहीं बैलेंस रहती है तो शरीरों को रोगों से लड़ने की कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। यदि धातुओं के अंदर मतलब धातु की जो सारी धातुएं आपस में डिसबैलेंस हो जाए, है ना, कोई ज्यादा भी कम हो जाए, इससे ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। शारीरिक वृद्धि और विकास, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई सप्त धातु शरीर शारीरिक विकास के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं सप्त धातु में हमें दिक्कत है, और अगर शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो हमारे सप्त धातु काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा सही काम कर रहे हैं। अब आता है मानसिक संतुलन स्थिरता। इस सप्त धातु केवल शारीरिक विकास नहीं बल्कि मानसिक तौर पे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करती है। विशेष रूप से भाई मज्जा और शुक्र धातु का संबंध मस्तिष्क और मानसिक संतुलन से ही होता है। इन धातुओं के बैलेंस से कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो काफी ज्यादा पीस में चला जाता है, काफी ज्यादा शांति में चला जाता है, स्थिर होता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में हमेशा सोचता है। ठीक है, यदि इनमें असंतुलन हो जाए तो तनाव, चिंता, नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में तुरंत ही आने लग जाते हैं। प्रजनन क्षमता, वंश वृद्धि, फर्टिलिटी एंड ऑफस्प्रिंग ग्रोथ। सप्त धातु में सबसे अंतिम शुक्र धातु प्रजनन क्षमता के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह धातु शरीर की भाई जननी शक्ति और वंश वृद्धि का आधार होती है। अगर यही भाई धातु कमजोर हो, शुक्र धातु, तो भाई बच्चा पैदा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शरीर में संतुलन और समन्वय बनाए रखना, मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। सप्त धातु शरीर के भाई अलग अलग अंगों और प्रणालियों के बीच में बैलेंस करने का काम करती है। ये धातु एक दूसरे पर डिपेंड होती है, एक श्रृंखला के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करती है। यदि किसी एक धातु में विकार उत्पन्न हो जाए तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अन्य धातु के ऊपर भी पड़ता है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से भाई सुश्रुत संहिता के बारे में पूछा जा रहा है। और सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग आंवला, अश्वगंधा, अर्जुन की औषधि, इनकी गुणों के बारे में पूछा जा रहा है। जो औषधियों के नाम बताए गए हैं इनके क्या क्या गुण हैं, उन गुणों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भाई तुलसी, हरिद्र, सप्तगंधा, इनके इन औषधियों के भी क्या गुण है, इन गुणों के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भाई सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंदर आयुर्वेद के बारे में ही बताया गया है। इस ग्रंथ के अंदर भाई औषधियों के बारे में बताया गया, औषधि के पौधों के बारे में बताया, शरीर की रचना के बारे में, रोगों के बारे में, उनके इलाज के बारे में। इसके साथ साथ भाई जो अलग अलग वन औषधियां होती हैं, वन औषधियां मतलब जंगलों से औषधियां मिलती हैं, उनके क्या गुण है, क्या वो यूज मतलब किस काम आती है, उनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रकृति में उपलब्ध औषधियां, वनस्पतियां शरीर के दोषों लाइक वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, इसको ठीक करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो कुछ विशेष औषधियां हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, लाइक आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, अर्जुन हो गया, ये कुछ प्रकृति से मिलने वाली औषधियां हैं। मतलब वैसे तो आप लोगों ने आंवला देखा होगा यार, आंवला आप लोगों ने भी खाया होगा, अश्वगंधा भी देखा ही होगा, अर्जुन एक बार हो सकता ना देखा हो। ठीक है, आंवला को भाई श्रेष्ठ रसायन माना गया है जो दीर्घायु, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। सुगंधा ये भाई शरीर को मजबूत करने, ताकतवर बनाने के काम आता है। इसके अलावा अर्जुन ये भाई जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दिल की प्रॉब्लम होती है, उनके उपचार के लिए ये वाली औषधि काम आती है। ठीक है, इस प्रकार सुश्रुत संहिता में इन्हीं तीन औषधियों को स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निवारण और शरीर के समग्र विकास के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब भाई सुश्रुत संहिता के अंदर जो आंवला, अश्वगंधा,
और अर्जुन के गुण बताए गए हैं, उन गुणों को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक एक औषधि के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले भाई आंवला को समझते हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आंवला, इसके क्या गुण है। सबसे पहला गुण है इसके भाई रसायन एवं दीर्घायु प्रदान करने वाले गुण, रसायन एंड लॉन्गेविटी प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज। देखो आंवला को आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन माना गया, जो शरीर को कहीं ना कहीं बहुत पुनर्जीवित करने का काम करता है एक तरीके से, और एक लंबी एज प्रदान करने का काम भी करता है। ठीक है, ये शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है उनको कहीं ना कहीं पोषण पोषण देने का काम करता है, और जो पोषण उन्हें देता है तो जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी वृद्धावस्था आ रही है, थकान आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, वो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर से कम होने लग जाती है। और इसका डेली कोई सेवन करे, डेली इसका कोई खाए, इसे खाए, तो शरीर को एक नई एनर्जी जो है वो मिलने लग जाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जीता है। ठीक है, फिर आता है त्रिदोष संतुलन एवं पाचन सुधारक गुण, त्रिदोषा बैलेंसिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूविंग प्रॉपर्टीज। तो भाई किसी का अगर पेट मतलब किसी को अगर खाना नहीं पचता, अगर वो आंवला खाए तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं भूख बढ़ती है, जो पेट में आपका जो जाती है, गैस बनती है, अम्लता होती है, वैसी समस्या भी इससे कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। इसके सेवन से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उचित लेवल पे पोषक तत्व हमें मिलने लग जाते हैं, न्यूट्रिशन हमें कहीं ना कहीं मिलने लग जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं रक्त शोधन गुण, इम्यूनिटी एंड ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपर्टीज। तो भाई इसके सेवन से हमारे अंदर इम्यूनिटी हमारी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ हमारा ब्लड जो हमारा खून जो वो भी कहीं ना कहीं प्योरीफाई होता है। हमारी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी, तो भाई हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हेल्दी लाइफ कहीं ना कहीं इजिली जी सकते हैं। तो ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी नेत्र, त्वचा, बालों के लिए लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर आईज, स्किन एंड हेयर। तो देखो आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने में, नेत्रों के रोगों को दूर करने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इससे हमारी स्किन की हेल्थ भी अच्छी होती है, स्किन हमारी इससे भाई चमकदार होती है और कहीं ना कहीं हमें युवा बनाए रखती है। इसके सेवन से कहीं ना कहीं हमारे जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने रहते हैं तथा बालों का झड़ना कम हो जाता है। ठीक है, आंवला कहीं ना कहीं शरीर की बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आता है मेरी नेक्स्ट मेडिसिन आती है, जिसका नाम है भाई अश्वगंधा। इसके क्या गुण है, उन गुणों को हम यहाँ पे करके समझेंगे। सबसे पहले आता है बाल्य एवं ऊर्जावर्धक गुण, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एनहांसिंग प्रॉपर्टीज। तो अश्वगंधा जो होता है ना, शरीर को मजबूत, शरीर को बलशाली बनाने का काम कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, ये शरीर के अंदर जो हमारी थकान है, कमजोरी महसूस होती है, जान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा और आपको शरीर को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एनर्जी देने का काम जो है ये करता है। मानसिक तनाव एवं अनिद्रा में लाभकारी, बेनिफिशियल इन मेंटल स्ट्रेस एंड इंसोमिनिया। तो अश्वगंधा कहीं ना कहीं मन को शांत करने वाली औषधि है। जो तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, चिंता हो गई, अवसाद हो गया, इसे कम करने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये तंत्रिका तंत्र को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम करता है। इसके सेवन से हमें नींद अच्छी आने लग जाती है ना। जो अनिद्रा की समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। मानसिक जो हमें थकान महसूस होती है वो थकान कहीं ना कहीं खत्म हमारी हो जाती है। इसके अलावा वाजीकरण एवं प्रजनन अवस्था में सहायक, हेल्पफुल इन एप्रोडेसिक एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई अश्वगंधा को वाजीकरण औषधि माना गया है, जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये शरीर में शुक्र धातु को पोषण प्रदान करता है और यौन शक्ति में कहीं ना कहीं वृद्धि करता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी करता है। ठीक है, इसके सेवन से कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं वात क्षमा गुण, इम्यूनिटी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। देखो अश्वगंधा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम आता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके सेवन से भी हमारी इम्यूनिटी जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है। लाइक जो हमें छोटी मोटी दिक्कतें होती है, लाइक जोड़ों का दर्द, कमजोरी हो गई, थकान हो गया, ये सारी जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं कम हो सकती है इसके सेवन से। फिर आता है अर्जुन, इसके क्या गुण है, मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्जुना। देखो सबसे पहले हृदय रक्षक एवं हृदय बलवर्धक गुण, हार्ट प्रोटेक्टिव एंड हार्ट सेंट्रिक प्रॉपर्टीज। देखो अर्जुन को आयुर्वेद में हृदय के लिए श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ औषधि माना गया है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। इसके डेली सेवन से, डेली इसके खाने से हृदय संबंधित जो भी हार्ट की जो भी हमें प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारी काफी ज्यादा कम हो जाती है। हृदय को कहीं ना कहीं पोषण देने का काम जो है वो करती है। इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतर बन जाता है। फिर आता है रक्तचाप एवं रक्त संचार नियंत्रण, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल। अर्जुन जो है भाई रक्तचाप को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम करती है और उच्च रक्तचाप की स्थिति में कहीं ना कहीं लाभकारी मानी जाती है।
रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाती है और रक्त संचार को कहना कि अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प करती है। इसके सेवन से शरीर के जो अलग अलग अंग है वहां बराबर अच्छे तरीके से अच्छी मात्रा में खून जो है वो पहुंचने लग जाता है, ऑक्सीजन जो है वो पहुंचने लग जाता है, जिससे कहने की अंगों की जो कार्य क्षमता है वो कहने की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रक्त स्तंभक एवं घाव बनने वाले गुण, हेमोलिस्टिक एंड बाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। अर्जुन जो है भाई खून रोकने वाले गुण, अर्जुन के अंदर भाई खून रोकने वाले गुण पाए जाते हैं, जिससे चोट या घाव में रक्त स्राव को नियंत्रित करने में सहायक होती है। यह घावों को कहना कि जल्दी भरने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसी के जरिए भाई जो हमें चोट लग जाती है छोटी मोटी, वो सारी चीजें जल्दी कैसे बढ़ जाती हैं, इन्हीं के जरिए बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कैलोस्ट्रेल नियंत्रण एवं शरीर शुद्धिकरण, कैलोस्ट्रेल कंट्रोल एंड बॉडी स्ट्रेंथिंग। देखो अर्जुन शरीर में कैलोस्ट्रेल की स्तर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम भी करती है। इससे क्या होता है, इससे हमें हृदय रोग का जो हार्ट की भाई समस्या थी, हार्ट अटैक आ गया, वो समस्या कहना कि कंट्रोल में रहती है। इस शरीर को कहना कि अंदर से मजबूत करने का काम करती है और अंदर की कमजोरियां उसे ठीक करने का काम ये करती है। इसके डेली सेवन से हमारी जो बैलेंस है शरीर का वो कहना कि बना रहता है और लंबे समय के लिए इससे प्रॉफिट जो है वो मिलता है। लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से भाई आयुर्वेद के अंदर जो अष्टांग बताए गए हैं उन अष्टांगों के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोगों को समझाना है अष्टांग क्या होते हैं, कौन कौन से अष्टांग होते हैं, इसी चीज के बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन जो है वो करना है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आयुर्वेद को ना 8 भागों के अंदर डिवाइड किया है, बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों को अष्टांग जो है वो कहा जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेदा है, वो एशियन इंडियन के क्या है, एक मेडिकल सिस्टम है, जिसके जरिए मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के मन को, मनुष्य की आत्मा का, कहीं ना कहीं इन तीनों का मिलाकर बैलेंस जो है वो किया जाता है। और इन तीनों के बैलेंस के जरिए मनुष्य एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकता है। तो इसी आयुर्वेद को समझने के लिए उस समय के आचार्यों ने, उस समय के ऋषियों ने इसे 8 मुख्य भागों में बांट दिया था। तो उन्हीं अष्टांगों को हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो भाई हमारे पहला टॉपिक का नाम है अष्टांग आयुर्वेदों के 8 भाग, 8 पार्ट्स ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा। तो वो कौन कौन से 8 पार्ट हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला आता है इसमें काया चिकित्सा, फिजिकल थेरेपी। भाई देखो, काया चिकित्सा आयुर्वेद का मुख्य अंग है जो शरीर के आंतरिक रोगों के उपचार से संबंधित है। इसमें भाई बुखार हो गया, पाचन विकार हो गया, है ना, डायबिटीज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की जो शरीर के अंदर होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इसके अंदर इलाज किया जाता है। इस तरह की बीमारी में कौन सी औषधि लेनी है, कौन सा खान पीन खाना है, ना किस तरह का डेली रूटीन रखना है, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान जो है वो दिया जाता है। अष्टांग का सबसे पहला पार्ट आता है काया चिकित्सा, इसे आपको याद रखना है। काया चिकित्सा के बाद आता है भाई शल्य तंत्र, इंग्लिश में भी शल्य तंत्र। भाई शल्य तंत्र क्या होता है, तो वो सर्जरी, जैसे आज के समय में होते हैं ना, शरीर के सब काटा पीटा करके, मतलब काट पीट के टाके आके लगाना, ये सर्जरी होती, इस तरह की चीजें है ना। तो इस तरह की चीजें पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि एकदम से सर्जरी आ गई, नहीं भाई, पहले के जो आचार्य हुआ करते, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग भी सर्जरी के बारे में अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो शल्य तंत्र के अंदर सर्जरी जैसी चीजें आती हैं। फिर आता है भाई शालाक्य तंत्र। अबे शालाक्य तंत्र क्या होता है? तो शालाक्य तंत्र शरीर के ऊपर के जो अंग होते हैं, जैसे आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गए, गले के रोग हो गए, इन रोगों का जो उपचार है वो इस तंत्र के अंदर किया जाता है। इसके अंदर भाई नेत्र हो गए, आंखें हो गई, कान हो गए, है ना, नाक हो गई, जो भी इससे संबंधित जो भी बीमारियां हो जाती है, जो भी रोग हो जाता है, उन चीजों का इलाज जो है वो इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद आगे भाई कोमल भृत्य। कोमल भृत्य क्या होता है? भाई कोमल भृत्य भाई बच्चों की चिकित्सा से संबंधित है। इसमें भाई गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड केयर में, मतलब बच्चों से लेकर जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें इस कोमल भृत्य के अंदर आती है। फिर आता है भाई अगत तंत्र। भाई अगत तंत्र विश्व विज्ञान से संबंधित है। इसके अंदर भाई जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीली जो भी चीजें होती है, उन सारी चीजों का ज्ञान, उन सारी चीजों का नॉलेज, उनका भाई इलाज, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है भाई भूत विद्या। भाई भूत विद्या मानसिक और मनोवैज्ञानिक रोगों की चिकित्सा संबंधित है। भाई आप लोगों ने देखा मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, बहुत से लोगों को मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, कभी कोई मानसिक रूप से अलग ही हरकतें करने लग जाते हैं, तो उस तरीके का इलाज है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर
किया जाता है। फिर आता है भाई रसायन तंत्र। ये रसायन तंत्र स्वास्थ्य संरक्षण और दीर्घायु से संबंधित है। इसमें शरीर के रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्मरण शक्ति सुधारने और उम्र बढ़ाने के लिए उपाय बताए गए हैं। ये मतलब कुल मिला के इसमें इलाज बताया जाता है। फिर अच्छी अच्छी मतलब दवाइयां बनाई जाती हैं, उन दवाइयों के जरिए मनुष्य की कहीं कहीं हेल्थ को सुधारने का काम जो है वो किया जाता है इसके अंदर। फिर आता है भाई वाजीकरण। वाजीकरण तंत्र प्रजनन शक्ति और यौन अवस्था से संबंधित है। इसमें शरीर की शक्ति बढ़ाने, संतति उत्पत्ति की क्षमता सुधारने और दाम्पत्य जीवन की संतुलित बनाने के लिए इसके अंदर चीजें बताई जाती हैं। किस तरीके से शरीर मजबूत बन सकता है ना, मतलब अच्छा शरीर बनाना, मजबूत शरीर बनाना, ताकतवर शरीर बनाना, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती है। तो बस भाई ये 8 अंग थे अष्टांगों के, ठीक है, आयुर्वेद के 8 अंग जो हमने यहाँ पे समझे। अब इन अष्टांगों का भाई महत्व क्या है, उस महत्व को हम यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। भाई इनका क्या महत्व होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्यों जरूरी है ये चीज, इस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। देखो अष्टांग कहीं ना कहीं आयुर्वेद के शरीर, मन और आत्मा तीनों के बैलेंस को इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं। यहाँ केवल लोगों का उपचार नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की बात जो है वो की जाती है, ठीक है। इसके अलग अलग अंग मिलकर क्या करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य को, हेल्थ को बेटर करने का काम जो है वो करते हैं। और अगर भाई हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अच्छे होंगे, तीनों रूप से हेल्थी होंगे, तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बैलेंस रहेगी, काफी ज्यादा सही रहेगी। रोगों की रोकथाम पर जोर, एम्फेसिस ऑन डिसीज प्रिवेंशन। देखो अष्टांग आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य केवल लोगों का इलाज नहीं है बल्कि इसे जड़ से खत्म करना होता है। इसके अंदर भाई कहीं ना कहीं खान पीन, डेली रूटीन, किस तरीके से रहना है, क्या क्या चीजें खानी है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती है और इसके जरिए भी हमारा हेल्थ जो है वो काफी अच्छा होता है। जैसे आज के समय में होता है ना, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, बुखार पड़ जाते हो, तो आपको अलग खाना खाना पड़ जाता है, अलग तरीके से थोड़ा रहना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें पहले आयुर्वेद के अंदर भी बताई जाती थी और इसके जरिए एक अच्छा जीवन जो है वो, स्वस्थ वाली लाइफ जो है वो जी जा सकती है। विशेषज्ञता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टीज। अष्टांग आयुर्वेद के 8 भाग चिकित्सा को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं जिससे हर क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। जैसे शल्य तंत्र में सर्जरी, शालाक्य तंत्र में ईएनटी में विशेषज्ञता प्रदान करता है। इससे रोगों का अधिक सटीक और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इलाज जो है वो किया जा सकता है। प्राकृतिक उपचार पद्धति, नेचुरल ट्रीटमेंट मेथड। तो आयुर्वेद के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं तो सारी की सारी प्रकृति के ऊपर डिपेंड होती है। प्रकृति से मिली जाने वाली जड़ी बूटियां, प्रकृति से मिली जाने वाली चीजों के जरिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का इलाज जो है वो किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। तो भाई जो आयुर्वेद है वो केवल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देता है कि आपकी मेंटल, आपकी मानसिक रूप से आप किस तरीके से, और मानसिक रूप से अगर बीमार है उसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, इन चीजों पे भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद ध्यान देता है। इसके अलावा दीर्घायु और पुनः यौवन, लॉन्गेविटी एंड रेजुविनेशन। भाई रसायन तंत्र हो गया, शरीर रसायन तंत्र कहीं ना कहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है जिससे आप बीमार पड़ना बहुत जल्दी, से बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो ही आप लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हो। इसके साथ साथ भाई शरीर को मजबूत बनाकर उम्र बढ़ाने और ऊर्जा, मतलब जो हमारे अंदर एनर्जी है वो भी बढ़ाने का काम है कहीं ना कहीं करता है। बाल एवं स्त्री स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ। तो भाई वही इसके अंदर बच्चों के इलाज, महिलाओं के इलाज की बात भी की जाती है कि उनके इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, बच्चों का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है ना, उन्हें किस तरीके से भाई एक हेल्दी लाइफ दी जा सकती है, महिलाओं को किस तरीके से हेल्दी लाइफ दी जा सकती है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर बताई जाती है। जीवन शैली सुधार का मार्गदर्शन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन गाइडेंस। तो आयुर्वेद के अंदर पूरा प्रॉपर बताया गया है कि भाई किस तरीके से आपका लाइफ चाहिए, किस तरीके से आपका डेली रूटीन होना चाहिए, है ना, किस तरीके से आपको क्या आहार लेना चाहिए, किस तरह कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, ये सारी चीजें भी इसके अंदर बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति वैसी चीजें फॉलो करे तो वो अपनी लाइफ को काफी ज्यादा हेल्दी जो है वो बना सकता है। लास्ट में भाई एक आप लोगों को निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो आयुर्वेदा है इसका पर्पस क्या है, या फिर ऐसे समझो तो भाई आयुर्वेद क्यों जरूरी है, क्या प्रयोजन है इसका, क्या मोटिव है। इसके साथ साथ भाई आयुर्वेद के भाई कौन कौन से संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करना अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप लोगों को ये तो पता ही है आयुर्वेद जो है भारत का या फिर इंडिया का
बहुत ही पुराना चिकित्सक विज्ञान। इसके अंदर आप लोगों को भाई हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है। आज के समय में भाई जैसे भाई मेडिकल साइंस है, उसी तरह भाई पहले के समय में मेडिकल साइंस हुआ करती थी, चिकित्सा विज्ञान हुआ करता था, जिसके अंदर किस तरह की लाइफ आप लोगों को जीनी चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक स्वस्थ लाइफ के लिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का डेली रूटीन होना चाहिए, किस बीमारी का क्या इलाज होगा, कौन सी बीमारी के क्या लक्षण है, कौन से सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें इस आयुर्वेद के अंदर आप लोगों को बताई जाती थी। इसके साथ साथ भाई आयुर्वेद का एक और पर्पस हुआ करता था, वो था भाई चार पुरुषार्थों की प्राप्ति। अब चार पुरुषार्थ कौन कौन से थे? तो भाई देखो, चार पुरुषार्थ हुआ करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति के लिए भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। बिना आयुर्वेद के कोई भी व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये आप लोगों का भाई परिचय था, इंट्रोडक्शन था। तो भाई अब हम ये समझते हैं कि इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मोटिव क्या है, या फिर पर्पस क्या है आयुर्वेद का। इस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मोटिव आता है इसका स्वास्थ्य संरक्षण या फिर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द हेल्दी। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे ये समझना है, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आयुर्वेद की नॉलेज होना, आयुर्वेद का ज्ञान होना है और आयुर्वेद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आप लोगों को यही चीज बताई गई है कि भाई आपको किस तरह से अपनी डेली लाइफ रखनी है, डेली रूटीन रखना है, किस तरह का खान पान करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर बताई गई है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो इसका इलाज क्या होगा, किसी बीमारी के क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे। कुल मिला के एक हेल्थी लाइफ के लिए आयुर्वेद के बारे में पता होना, आयुर्वेद का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला इसका पर्पस यही हो जाता है। फिर आता है भाई आतुर्य विकार प्रशमनम या फिर रिलीविंग द डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्टेड। मतलब आयुर्वेद क्या करता है ना, केवल बीमारी जो है उसी का इलाज नहीं करता, उस बीमारी की पूरी जड़ क्या है, पूरा रीजन क्या है, उस चीज को जानने का काम करता, उस तरह पे उस पूरी जड़ को खत्म करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दीर्घायु की प्राप्ति या फिर अचीविंग लॉन्गिविटी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक लाइफ अच्छी हेल्दी लाइफ है, स्वस्थ लाइफ है, खान पीन अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, डेली रूटीन अच्छा है, अच्छी नींद लेते हो, तो आपकी जो जीने की एक टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। ठीक है, जो आयुर्वेद है आपको कहीं ना कहीं दीर्घायु भी प्रदान करता है। अब भाई रोगों की रोकथाम या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज। तो देखो आयुर्वेद के अंदर क्या होता है ना, जो आयुर्वेद होता है वो रोगों को फैलने से पहले ही रोकने का काम जो है वो करता है। किस तरीके से करता है भाई, अगर आप आयुर्वेद में बताया गया सिंपल से, अगर आपको भाई एक स्वच्छ लाइफ जीनी है ना, साफ सुथरा मतलब बंधन के रहना, मतलब साफ सुथरा रहना है, घर में साफ सफाई रखनी है, खान पीने में साफ सफाई रखनी है, अच्छा खाना खाना है ना, अच्छी टाइम पीरियड में नींद लेनी है अपनी, डेली में व्यायाम करना है, ये सब चीजें अगर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो उसके मतलब कम ही चांस है कि वो बीमार पड़ेगा। आज के समय में क्या होता है, लोग अच्छी नींद ही नहीं लेते हैं, स्लीप साइकिल इसी लोगों की खराब पड़ी है, रात रात भर जागते हैं, देर रात तक सोते हैं। तो आपकी स्लीप साइकिल ही खराब है, यहीं से आप लोगों के बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, यही तो रीजन है। आयुर्वेद यही सारी चीजें बताता है, अगर इसको ये बंदा वर्क करे तो इससे रोगों की रोकथाम भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक संतुलन, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं आप लोगों को भाई फिजिकली तो ठीक करता ही करता है, मेंटली भी आपको कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो करने का काम करता है। और जब बंदा फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसकी लाइफ काफी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो भाई आपकी लाइफ हेल्थ, आपकी फिजिकली हेल्थ काफी अच्छी है, मेंटली आप काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो आपकी जो जीवन है, जो आपका लाइफ की क्वालिटी है, जीने का जो नजरिया है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता। पहले से एक बीमार व्यक्ति के तौर पे, बीमार व्यक्ति की कंपैरिजन में काफी अच्छी लाइफ अपनी जी सकते हो। प्राकृतिक चिकित्सा का विकास या फिर भाई डेवलपमेंट ऑफ नेचुरोपैथी। तो भाई आयुर्वेद के अंदर सारा इलाज किया जाता है, वो सारी चीज इलाज प्रकृति के थ्रू जो भी सारी चीजें मिली पड़ी, प्रकृति से जो पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनके थ्रू तो भाई सही चीजें बनाई जाती है, जो दवाइयां बनाई जाती है उसी के थ्रू इलाज किया जाता है ना। तो प्राकृतिक चिकित्सा का विकास ये इसके अंदर आपको बताया है। इसके अलावा चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग द फोर पुरुषार्थ। भाई चार पुरुषार्थ मैंने आप लोगों को बताया कि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष।
इन चारों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं जो आप लोगों का आयुर्वेद है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बिना आयुर्वेद के इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस आयुर्वेद के प्रमुख संप्रदायों को समझ लेते हैं, कौन कौन से मेजर स्कूल्स हैं या फिर मेजर संप्रदाय हैं, उन चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है भाई आत्रेय संप्रदाय या फिर अत्रेय संप्रदाय इंग्लिश में। भाई आत्रेय संप्रदाय के जो प्रमुख संस्थापक थे उनका नाम अत्रेय ऋषि था। उन्हीं के नाम पे संप्रदाय का नाम जो है वो पड़ा। इस संप्रदाय के अंदर भाई आंतरिक चिकित्सा की बात की है, शरीर के अंदर की जो चीजें हैं उनको ठीक करना, वो क्या कौन से रोग होते हैं शरीर के अंदर, उनको क्या कैसे ठीक किया जाएगा, उनका क्या इलाज है ना, उन रोगों के क्या कारण है, ये सारी चीजें इस संप्रदाय के लोगों द्वारा बताई गई है। और इस संप्रदाय का सबसे मेन जो ग्रंथ है उसका नाम है भाई चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता इसी संप्रदाय से रिलेटेड है और लिखी किसने थी, तो आचार्य चरक द्वारा ये संहिता लिखी गई थी। इसके अलावा आता भाई हमारा धन्वंतरी संप्रदाय। तो धन्वंतरी भाई देवताओं का नाम था, ये देवता लोग थे धन्वंतरी, इनका एक संप्रदाय था। इनके प्रमुख संत थे, इनके प्रमुख ऋषि थे सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत जो है इन्होंने कहीं ना कहीं धन्वंतरी संप्रदाय की स्थापना जो है वो की थी। आचार्य सुश्रुत को भाई शल्य चिकित्सा का पिता भी माना जाता है या फिर जनक भी माना जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब जो सर्जरी वाली चीज होती है ना, काटा पीटी करना शरीर के अंदर, ये जो कहीं ना कहीं पहले की थी, किसने की थी, तो भाई आचार्य सुश्रुत द्वारा की गई थी। इन्हीं को इसका जनक जो है वो माना जाता है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आता है भाई कश्यप संप्रदाय। तो भाई कश्यप संप्रदाय का संबंध आचार्य कश्यप से है और यह मुख्य रूप से बाल चिकित्सा के ऊपर डिपेंड आधारित है। मतलब बालक से जो भी रोग होते हैं, जो बीमारियां होती है, उसका क्या इलाज होगा, या फिर जो महिलाएं गर्भवती हो जाती है उनसे जो बच्चे होते हैं वो कैसे होंगे, क्या होगा, है ना, उन सारी चीजों से रिलेटेड भाई जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर इस संप्रदाय द्वारा बताई गई है। तो भाई हमने 3 मुख्य संप्रदाय देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भाई हमारा आयुर्वेद के भाई प्रमुख संप्रदायों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ आयुर्वेदा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है चिकित्सा ज्ञान का व्यवस्थित विकास। आयुर्वेद के प्रमुख संप्रदायों ने कहीं ना कहीं चिकित्सा विज्ञान को व्यवस्थित या फिर सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश की है। एक संप्रदाय बन गए, संप्रदाय बन जाते हैं भाई स्पेसिफिक अलग अलग चीजों के। तो सिंपल सी बात है, उस चीज के ऊपर वर्क करेंगे। भाई आयुर्वेद का एक संप्रदाय बन गया अलग अलग ना, तो वो जितने भी संप्रदाय हैं वो आयुर्वेद के ऊपर और नॉलेज इकट्ठा करेंगे और ज्ञान इकट्ठा करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों में फैलाने का काम करेंगे। यही चीज इनके अंदर की गई है ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों को सिस्टमेटिक वे में लाने का काम कर दिया। फिर आता है भाई विशेषज्ञता की स्थापना या फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपर्टीज। तो भाई जब संप्रदाय बन गए, उन संप्रदायों के अंदर भाई उसी चीज से रिलेटेड वर्क किया जा रहा है, उसी चीज से रिलेटेड भाई ज्ञान इकट्ठा किया जा रहा है, नॉलेज इकट्ठी की जा रही है। तो अब उसके जो भाई आचार्य होंगे या फिर जो और भी गुरुजन होंगे, जो भी उसके अंदर भाई संप्रदाय में लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं भाई इसके एक्सपर्ट बनते जा रहे होंगे, विशेषज्ञ बनते जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उस संप्रदाय के अंदर उसी चीज से रिलेटेड चीजों पे वर्क किया जा रहा होगा। फिर आता है भाई समग्र चिकित्सा का दृष्टिकोण या फिर होलिस्टिक मेडिकल अप्रोच। तो भाई 3 संप्रदाय मिलकर आयुर्वेद को एक समग्र चिकित्सा प्रणाली बनाते हैं। ये शरीर के आंतरिक, बाह्य और बाल व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के रोगों को कवर करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति के जीवन के हर चरण और हर प्रकार के रोगों के लिए उचित उपचार उपलब्ध होता है। ये तीनों संप्रदाय मिलकर अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग तरीके के इलाजों को कहीं ना कहीं कवर जो अपने संप्रदाय के अंदर करते हैं। प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण और विकास, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एशियन टेक्स्ट। भाई देखो आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी हमें नॉलेज मिल पाती है वो कैसे मिल पाती है, इन ग्रंथों के थ्रू मिल पाती है। ग्रंथों को एक समय पर लिखा गया होगा, उनका संरक्षण किया गया है ना, उस ग्रंथों को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपा गया होगा। इस तरीके से करते करते इस ग्रंथ आज हमारे पास पहुंचे, है ना। तो इन ग्रंथों के जरिए ही हमें भाई इन आयुर्वेद के बारे में हमें आज के समय में जानकारी जो है वो मिल पाती है। व्यवहारिकता, व्यवहारिक चिकित्सा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। तो इन संप्रदायों द्वारा क्या किया गया ना, अब मतलब थ्योरी नहीं कि भाई किताबों में बताया जा रहा है, बस लिख लिख के बताया गया, उन्हें प्रैक्टिकली करके नहीं देखा गया, ऐसा नहीं था। जो भी चीजें बताई जाती थी उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी करके देखा जाता था। कहीं ना कहीं चीजें व्यवहार में आने लगी थी। रोगों के गहन अध्ययन में सहायता, हेल्प इन डेप्थ स्टडी ऑफ डिसीज। तो इन संप्रदायों ने क्या करा, अलग अलग तरह के रोग हो गए, उनका क्या इलाज हो सकता है, वो रोगों के क्या कारण है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां उन लोगों का इलाज कर सकती है, इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गहन अध्ययन जो है वो करने लगे। इसके अलावा शिक्षा और परंपरा का प्रसार, सेपरेट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेडिशन। तो आयुर्वेद के संप्रदायों ने शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं मजबूत किया और गुरु शिष्य की परंपरा के थ्रू
जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने का उसे कहीं ना कहीं काम जो है वो किया। इससे क्या हुआ भाई, इससे चिकित्सा की ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचती रही, ट्रांसफर होती रही। इस परंपरा ने कहीं ना कहीं ज्ञान को कहीं ना कहीं जीवित और कहीं ना कहीं उसके इंपॉर्टेंस को बनाए रखने का काम जो है वो किया। अब आता है भाई आधुनिक चिकित्सा में योगदान, कंट्रीब्यूशन तो मॉडर्न मेडिसिन मेडिकल। तो आप लोगों ने देखा होगा भाई आज के समय में बहुत सारे लोग जो है भाई आयुर्वेद से रिलेटेड जो इलाज है वही करवाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा बिलीव रखते हैं, भरोसा रखते हैं। हालांकि मतलब बहुत कम लोग ही करवाते हैं, क्योंकि आज के समय तो भाई जो आज के समय की साइंस है, आज के समय की जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। ठीक है, उसके पास हर बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं मतलब पॉसिबल है, हर तरह की बीमारी का इलाज पॉसिबल है। बहुत महंगा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ज्यादातर बीमारी का इलाज पॉसिबल आज के समय में है। बहुत सी के इलाज पॉसिबल नहीं भी है, और वो जल्दी काम भी करती है आज के समय की मेडिकल द्वारा जो चीजें बनाई जा रही है, जो दवाइयां बनाई जा रही है। आयुर्वेद से रिलेटेड जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, कहीं ना कहीं इलाज वो भी करती है, बट आज के समय थोड़ी टेक्नोलॉजी ज्यादा बदल गई है, और आज के समय लोगों को भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है आयुर्वेद सेट के। आज के समय की मेडिकल साइंस पे ज्यादा भरोसा लोगों द्वारा किया जा रहा है। लास्ट में भाई आप लोगों को एक कंक्लूजन ऐड कर देना है। इस कंक्लूजन के बाद आप लोगों का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इस 7वें क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से भाई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो भाई पंच महाभूत बताए गए हैं, उन पंच महाभूतों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है अपने 7वें क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग संपूर्ण सृष्टि, सारा मानव शरीर 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं को 5 महाभूत जो है वो कहा जाता है। कौन कौन से पंच महाभूत है भाई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं से हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं बना है, और इसी के अंदर हमारा शरीर मिल भी जाता है। ठीक है, आयुर्वेद मानता है कि शरीर, मन, प्रकृति, भोजन, औषधियां सभी इन पंच तत्वों के विभिन्न संयोजन से बनी हुई है। शरीर में स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने में इन्हीं पंच महाभूतों का महत्वपूर्ण रोल जो है वो होता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था, इसका परिचय था। भाई 5 महाभूतों के सिद्धांत क्या है? द 5 ग्रेट बीइंग्स थ्योरी, उन्हें एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पृथ्वी महाभूत, अर्थ महाभूत। भाई पृथ्वी महाभूत शरीर को कहीं ना कहीं क्या देती है? स्थिरता देने का काम करती है, मजबूती देने का काम करती है, आकार देने का काम करती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हड्डियां, दांत, मांसपेशियां और त्वचा में कहीं ना कहीं पृथ्वी के तत्वों की प्रधानता होती है। ये शरीर को कहीं ना कहीं भाई सहन शक्ति, बल देने का काम करती है। अगर शरीर के अंदर भाई ये जो एलिमेंट है, जो तत्व है, ये बैलेंस रहे तो इससे हमारा स्वस्थ, इससे जो हमारा शरीर है काफी ज्यादा हेल्दी रहता है। लेकिन अगर भाई बैलेंस नहीं रहता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो इससे हमारे शरीर में हमें कमजोरियां, भारीपन, मोटापा, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। फिर आता है भाई जल महाभूत। देखो जल महाभूत शरीर में नमी, शीतलता और पोषण बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त, लार, पसीना या फिर अन्य द्रव्य पदार्थ इसी तत्व से जुड़े होते हैं। यह शरीर के अंगों को कहीं ना कहीं कोमल, सक्रिय बनाए रखने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जल तत्व की कमी से शरीर में सूखापन, कमजोरी, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती है। और आप लोगों को पता है जल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जल ही जीवन है। फिर आता है भाई अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत शरीर में ऊर्जा और पाचन शक्ति का आधार होती है। अब देखो अग्नि महाभूत के बारे में हमने पढ़ा भी था, पर जठर अग्नि पढ़ा था ना, जठर अग्नि कैसे खाना पचाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर भाई जठर अग्नि नहीं सही से काम ना करे तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो हमें शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो हमें फिर भाई कमजोरी शरीर में देखने को मिल सकती है। फिर आता है भाई वायु महाभूत। वायु महाभूत शरीर की सभी गतियों और क्रियाओं को कंट्रोल करता है, चाहे सांस लेना हो, रक्त का ब्लड का सर्कुलेशन करना हो शरीर के अंदर, या फिर जितने भी नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजें हमारी भाई इसी वायु महाभूत से ही कंट्रोल की जाती हैं। ये शरीर को कहने की सक्रिय, गतिशील बनाए रखता है। वायु तत्व के डिसबैलेंस होने पर शरीर के अंदर में गैस, जोड़ों का दर्द, चिंता, बेचैनी, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। फिर आता है भाई आकाश महाभूत। आकाश महाभूत शरीर में स्थान और विस्तार प्रदान करता है। शरीर की विभिन्न गुहाएं जैसे कान, नाक, मुख और पेट में इसकी उपस्थिति मानी जाती है। ये ध्वनि के संचार और मानसिक संतुलन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आकाश तत्व संतुलित रहने में व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है, जबकि इसका डिसबैलेंस होने पर भाई कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी हमें देखने को मिल सकती है। भाई अब इन पंच महाभूतों का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो शरीर की संरचना को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो हमारे शरीर को समझने में कहीं ना कहीं पंच महाभूतों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर मानव की जो शरीर की संरचना है उसको काफी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है। शरीर के हर अंग में उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती है ना।
किस महाभूत किस ऊतक की कहाँ पे प्रधानता होती है, कौन सा महाभूत कहाँ पे प्रधान होता है ना, किसका क्या रोल होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें बताई गई है। इन पंच महाभूतों के जरिए भाई ये ज्ञान होता है ये शरीर कैसे कार्य करता है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, किन तत्वों का संतुलन किन तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के स्वस्थ होने में, रोगों के कारणों जानने में उपयोगी, यूजफुल इन नोइंग द कॉज ऑफ डिसीज। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर में महाभूतों का असंतुलन ही रोगों का मुख्य कारण होता है। जब किसी तत्व की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है तब शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से रोग के मूल कारण को कहना कि अच्छे से समझा जा सकता है और इसका उपचार भी किया जा सकता है। उपचार पद्धति का आधार, द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट मेथड। भाई आयुर्वेद में औषधियां, भोजन और दिनचर्या का चयन पंच महाभूतों के संतुलन के आधार पर किया जाता है। मतलब किसके अंदर किस पंच महाभूत की प्रधानता, उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज जो है वो किया जाता है। संतुलित जीवन शैली का मार्गदर्शन, गाइड टू बी अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। पंच महाभूत सिद्धांत व्यक्ति को संतुलित भोजन, उचित दिनचर्या और स्वास्थ्य आदतों का महत्व समझाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन जीने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मतलब अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल जियो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो बताया गया तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। योग करो, व्यायाम करो, ध्यान करो, उचित आहार लो, इनके माध्यम से भाई आपका पंच महाभूत जो है कि संतुलित रहते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक, सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये सिद्धांत केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और भावनाओं को भी इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। महाभूतों का संतुलन मानसिक शांति भी देता है, पॉजिटिव थिंकिंग भी देता है। बट अगर आप ये बैलेंस नहीं रहेगा तो इससे आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, मानसिक तौर पे आपकी बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। पंच महाभूत सिद्धांतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पंच महाभूत थ्योरी। अब इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं एक बार। संपूर्ण सृष्टि का आधार, द बेसिस ऑफ एंटायर क्रिएशन। तो देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग संपूर्ण ब्रह्मांड मानव शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच महाभूतों में वापस में हो जाता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से हम सब बने हैं और इन्हीं के अंदर हम भी वापस हो जाएंगे। शरीर और प्रकृति का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड नेचर। तो ये सिद्धांत मानव शरीर को प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिस प्रकार प्रकृति में चेंजेस होते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव जो है वो होते रहते हैं और इन्हीं जब प्रकृति में बदलाव होते हैं तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे भी पड़ता है। लाइक ऋतुएं, जलवायु और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग महाभूतों का संतुलन भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर बदलता रहता है। इसलिए मनुष्य को कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीने की सलाह दी जाती है। देखा है आप लोगों ने अलग अलग जगहों की जलवायु अलग होती है। किसी देश में अभी बहुत गर्मी होती है, किसी देश में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, किसी देश का एनवायरनमेंट बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो अब एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल गर्मी में रहा हो और जाके एक ठंडी जगह में जाए तो उसके लिए वहां पे रहना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। इस तरीके से ऐसा बंदा जो भाई बहुत ज्यादा ठंडी में रहा है वो जाके एकदम से गर्मी वाले इलाके में आ जाए तो उसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। तो वो जिस एनवायरनमेंट में रहे, जिस वातावरण में रहे, जिस वेदर में रहे, उन्हें उन्हीं जगहों पर रहने की सलाह मेनली दी जाती है। त्रिदोष सिद्धांत का आधार, द बेसिस ऑफ द त्रिदोष थ्योरी। भाई वात, पित्त, कफ नामक त्रिदोष पंच महाभूत से ही निर्मित होते हैं। वायु और आकाश से वात, अग्नि और जल से पित्त और पृथ्वी और जल से कफ बनता है। इन दोषों का संतुलन स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसी प्रकार पंच महाभूत सिद्धांत आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत का कहीं ना कहीं बेसिस होते हैं। संतुलन पे आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बैलेंस। देखो इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता संतुलन है। शरीर में 5 महाभूत उचित मात्रा में रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किसी तत्व की अधिकता या कमी रोग उत्पन्न करती है। आयुर्वेद में भोजन, औषधि और दिनचर्या के माध्यम से इन तत्वों का संतुलन कहीं ना कहीं बनता है। लास्ट में प्राकृतिक उपचार पद्धति, नेचुरल ट्रीटमेंट मेथड। तो ये आयुर्वेद के अंदर प्रॉपर भाई वही प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड रखा गया है। प्रकृति के ऊपर ही किस तरीके, मतलब प्रकृति के थ्रू किस तरीके से इलाज, जो प्रकृति के थ्रू में जड़ी बूटियां मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, उन्हीं के थ्रू तो आप लोगों का इलाज किया जाता है ना। जड़ी बूटियां कौन सी खानी है, पेड़ पौधों से मिलने वाली, कौन सा खाना लेना है, कौन सा योग करना है, डेली रूटीन कैसा रखना है आप लोगों को अपना, ये सारी चीजों के थ्रू ही आपका इलाज जो है वो किया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर देना, एक निष्कर्ष ऐड कर देना। आप लोगों का क्वेश्चन वाला पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन चारों टॉपिक के ऊपर हमें शॉर्ट नोट जो है लिखना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है भाई वाजीकरण। इसके अलावा अंगतंत्र और जो पुदीने से बनी औषधि होती है उसके क्या गुण होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्राह्मी औषधि होती है, मेडिसिन होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। उन बेनिफिट्स के बारे में बताना अपने इस टॉपिक के अंदर। इन चारों टॉपिक के ऊपर हम अच्छे से देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे अपने शॉर्ट नोट के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वाजीकरण है। सबसे पहले हम इसका भाई परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वाजीकरण होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है।
तो आप लोगों को इतना यहाँ पे समझना है कि जो वाजीकरण होता है ये आयुर्वेद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है। इसी के जरिए हमारे पूरे शरीर को, हमारी पूरी बॉडी को जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, चाहे एनर्जी कह लो, स्ट्रेंथ कह लो, वो हमें मिलती है। हमारा शरीर जो मजबूत होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू हो पाता है। ये जो वाजी वर्ड है, इस शब्द का मतलब होता है भाई घोड़ा। लाइक घोड़े को भाई शक्ति और ऊर्जा का एक प्रतीक माना जाता है, उसको डिनोट किया जाता है इस चीज से। उसी तरह से भाई वाजीकरण जो थेरेपी होती है, वो भी भाई एक व्यक्ति को, एक पर्सन को एक हेल्थी लाइफ देने, एक स्ट्रांग बॉडी देने, एक एनर्जेटिक बॉडी देने का काम करती है। आयुर्वेद के अंदर वाजीकरण को भाई एक हेल्थी लाइफ के लिए, एक बैलेंस बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ये इसका भाई परिचय, इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा। अब भाई वाजीकरण से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई शारीरिक शक्ति बढ़ाने में सहायक या फिर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो जो वाजीकरण थेरेपी होती है, जो ये चिकित्सा होती है, इसके जरिए होता क्या है? इसके जरिए हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं काफी शक्तिशाली होता है। जो एक बेकार मतलब जो इंसान में कमजोरी होती है, जो थकान होती है, उस चीज को ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, उसे कहीं ना कहीं ठीक करता है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाने का काम करता है। आयुर्वेद के अंदर कुछ औषधियां बताई गई हैं। लाइक आप लोगों ने भाई अश्वगंधा का नाम सुना होगा, शतावरी का नाम सुना होगा, सफेद मूसली का नाम सुना होगा। इन सारी चीजों का यूज करके आप अपनी बॉडी को भाई इस तरीके से एनर्जेटिक, ऊर्जावान या फिर शक्तिशाली बना सकते हैं। इससे आपके शरीर की जो भाई कार्य क्षमता होती है, जो सहन शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं काफी इंक्रीज हो जाती है। भाई सेकंड इसमें पॉइंट आता है भाई प्रजनन क्षमता में वृद्धि, या फिर इंग्लिश में कहे तो भाई इंक्रीज फर्टिलिटी। ये जो वाजीकरण होता है, इसका मेन पर्पस भाई फर्टिलिटी को एनहांस करना या फिर प्रजनन शक्ति को बढ़ाना ही होता है। ये भाई पुरुषों के, महिलाओं के, दोनों के भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने का काम करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो औषधियां होती हैं, ये हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती है, जिससे भाई हमारी प्रजनन क्षमता जो होती है वो बेटर हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है, बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ। ये वाजीकरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, इसके साथ साथ आपकी जो मेंटली हेल्थ होती है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, उसे भी अच्छा करने का काम करता है। लाइक बहुत से लोग आज के समय भाई तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है, मानसिक थकान हो जाती है, तो इस चीज को ठीक करने का काम भी कहीं ना कहीं वाजीकरण करता है। भाई अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा शरीर का स्वास्थ्य और मन के स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन होता है। अगर हमारा भाई अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खान पीन होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तो हमारी मेंटली हेल्थ भी अच्छी ही होगी। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर बूस्टिंग इम्यूनिटी, तो वाजीकरण के जरिए आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपके बीमार पड़ने के, रोग होने के जो चांसेस हो जाते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। आज के समय में भाई जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है, फिर कमजोर होती है, वो लोग ही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वाजीकरण के अंदर भाई अच्छा खान पीन का यूज किया जाता है, अच्छी जड़ी बूटियों का यूज किया जाता है ना, एक अच्छा डेली रूटीन होता है। इसके जरिए आप लोगों के शरीर को, आप लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए आप लोगों की जो बॉडी है वो ज्यादातर एनर्जेटिक बनी रहती है। आयु वृद्धि में सहायक या फिर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एज। आयुर्वेद के अंदर भाई वाजीकरण को भाई कंसीडर किया जाता है दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, मतलब एक एक लंबे समय तक जिंदगी के लिए। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, तो उसके लिए आपको वाजीकरण की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि इसके जरिए भाई एक अच्छा खान पीन खाओगे, जो इसमें औषधियां बताई जाती है उन औषधियों का यूज करोगे, डेली रूटीन जैसे बताया गया होगा वो डेली रूटीन फॉलो करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कोशिकाओं को भाई अच्छा खासा पोषण मिलेगा। पोषण मिलेगा तो आपका शरीर जो है भाई काफी एनर्जेटिक रहेगा, सही तरीके से वर्क कर पाएगा, कहीं ना कहीं लंबे समय तक चल भी पाएगा। और भाई रेगुलर अगर कोई भाई वाजीकरण थेरेपी ले तो इससे भाई आप लोगों को एक हेल्दी लाइफ जरूर मिलेगी। प्राकृतिक औषधियों का उपयोग, यूज ऑफ नेचुरल मेडिसिन। आयुर्वेद के अंदर तो भाई वो प्रकृति से मिलने वाली जो जड़ी बूटियां होती है उन्हीं का यूज किया जाता है। तो और ये वाजीकरण भी आयुर्वेद के अंदर ही आता है। तो वही प्रकृति से मिलने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, गोपू हो गया, शतबीरा हो गया, इसके अलावा और भी जो औषधियां होती होंगी उनका यूज इसके अंदर किया जाता है। ये सारी औषधियां में
प्रकृति से, नेचर के थ्रू मिलती हैं। इनके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो काफी कम होते हैं। संतुलित जीवन शैली का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, मतलब इसके इस थेरेपी के अंदर बैलेंस लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाता है। मतलब ना ज्यादा बहुत ही मतलब कुछ भी खाना पीना ऐसा नहीं है, तो हर तरीके हर चीज को कहने की बैलेंस में रख के करा जाता है। अच्छा खान पीन भी, योग भी, व्यायाम भी, है ना। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा डेली रूटीन होना चाहिए। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, ये पहनना है। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश के अंदर की जाती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भाई अगत तंत्र। इसका भी सबसे पहले भाई हम परिचय देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई अगत तंत्र भी भाई आयुर्वेद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसका संबंध किससे होता है भाई, इसका किससे रिलेशन है, तो विश्व विज्ञान, मतलब इसके अंदर हमें जहर के बारे में या फिर विषैले पदार्थ जो होते हैं, जहरीले पदार्थ जो होते हैं, जहरीली चीजें जो होती है, उनके बारे में पढ़ना होता है। ये जो अगत वर्ड है, इसका मीनिंग होता है भाई विष को नष्ट करने वाली औषधि, मतलब एक ऐसी दवा जो जहर को खत्म करती हो। इस शाखा के अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम लोग भाई सर्प दंश के बारे में कि भाई अगर सांप ने काट लिया तो क्या करना पड़ेगा, या फिर जो जहरीले और भी जान क्या नाम है कीड़े मकोड़े होते हैं उन्होंने काट लिया तो क्या करना पड़ेगा, जो जहरीले पौधे होते हैं उससे कैसे बचा जाएगा, जो दूषित भोजन होता है उससे कैसे बचा जाएगा। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक, इस ब्रांच के अंदर, इस शाखा के अंदर पढ़ने को मिलती है। आयुर्वेद के अंदर इस अगत तंत्र को भाई शरीर की रक्षा और जीवन बचाने वाली चिकित्सा पद्धति या फिर मेडिकल थेरेपी के रूप में जाना जाता है। इसके जो भाई मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को एक एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई विश्व विज्ञान का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज। भाई देखो अगत तंत्र के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके अंदर भाई जहर के बारे में, विष के बारे में, कौन कौन से विष होते हैं, है ना, सांप ने काट लिया तो क्या करना है, पौधों जो जहरीले पौधे होते हैं कौन कौन से जहरीले पौधे होते हैं, किसी भाई जहरीले कीड़े ने काट लिया तो क्या करना है ना, दूषित भोजन खा लिया तो क्या करना है। ये सारी चीजें जहर से लेती, विष से लेती जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलती है। फिर आता है भाई सर्पदंश का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। अगर भाई सांप ने काट लिया तो भाई उसका इलाज कैसे किया जाएगा, जहर को कैसे रोका जाएगा, इंसान को कैसे बचाया जाएगा, वो सारी चीजें भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है अगर हाथ से आप जहरीले सांप ने काट दिया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उससे बचना भी तो पड़ेगा। उसके जहर का क्या इलाज होगा, क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का यूज किया जाना है, कौन सी औषधि होगी, उसका उपचार कैसे किया जाना है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक कीट एवं जहरीले जीवों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पॉइजनस क्रीचर्स। वैसे सांप ही जहरीले थोड़ी होते, और भी भाई जानवर होते, और भी कीड़े मकोड़े होते, उन्होंने काट लिया तो क्या करना है ना, उनके अंदर भी जहर होता है, तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। भोजन विषाक्तता का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। भाई कोई जहरीला खाना खा लिया हमने, कोई दूषित भोजन खा लिया हमने, उससे हमें भाई दिक्कत हो जाएगी। अगर हम भाई खराब खाना खा ले तो हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाद में किसी ने खाने में जहर मिला दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में उसका किस तरीके से इलाज किया जाएगा, उसके बारे में, उसका क्या कारण है, कैसे में पता लगेगा उसके अंदर जहर है नहीं है, क्या लक्षण है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर बताई गई है। प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग, यूज ऑफ नेचुरल मेडिसिन। देखो ऐसा नहीं है कि जहर सिर्फ आज के समय में दिख सकता है, पहले के समय भी जहर हुआ करते थे, इसका इलाज उस समय भी किया जाता होगा। तो किस तरीके से करते होंगे, तो प्रकृति से मिलने वाली कुछ औषधियां हुआ करती होंगी, कुछ दवाइयां हुआ करती होंगी, कुछ जड़ी बूटियां हुआ करती होंगी, जिसका यूज करके वो भाई लोगों का इलाज जो है जहर से बचाने में किया करते होंगे। रोगों से बचाव का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखो अंग तंत्र केवल उपचार ही नहीं करता, बल्कि विषैले पदार्थों से हमारी सुरक्षा करने का काम भी करता है। स्वच्छ भोजन, शुद्ध जल, सुरक्षित वातावरण उस स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। आयुर्वेद में बताया गया है कि सावधानी और स्वच्छता अपनाकर कई विषजनित रोगों से बचा जा सकता है। जीवन रक्षा में उपयोगी, यूजफुल इन सर्वाइवल। देखो अंग तंत्र का मुख्य उद्देश्य रोगी की रक्षा करना होता है, जीवन बचाना होता है। विषैले पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों को काफी ज्यादा इफेक्ट छोड़ सकते हैं, काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ सकते हैं उसके ऊपर, इसलिए समय पर उपचार करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आयुर्वेद में कहीं ना कहीं अंग तंत्र को आपातकालीन चिकित्सा की महत्वपूर्ण शाखा माना गया, जो शरीर के अंदर से भाई जो विष होता है, जो जहर होता है, उसको बाहर निकालने का काम करती है, लोगों को बचाने का काम कहीं ना कहीं करती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का यह टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आप लोगों का पुदीने की औषधियों के गुण या फिर मेडिसिन बेनिफिट्स ऑफ पुदीना। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं,
भाई देखो पुदीना एक प्रसिद्ध औषधि पौधा है जिसका उपयोग आयुर्वेद में अनेक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसमें भाई शीतलता हमें देखने को मिल जाती है, इसके अंदर एक अलग सुगंध होती है और ये इसके अंदर मतलब औषधियों वाले दवाइयों मतलब ये काफी ज्यादा गुणकारी होती है लोगों के इलाज करने के अंदर। ठीक है, पुदीना भाई हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं एक ऊर्जा लाने का काम भी करता है, साथ साथ रोगों से बचाने का काम तो करता ही है। आयुर्वेद में इसे भाई स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है और प्रकृति द्वारा दी गई है कि काफी इंपॉर्टेंट औषधि के रूप में भी जानी जाती है। अब भाई इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज को इसके एक बार यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग डाइजेशन पावर। तो जो पुदीना होता है ये आप लोगों का पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपको भाई खाना पचेगा तो आपका खाना शरीर में लगेगा, शरीर में खाना लगेगा तो आपको काफी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, आपका शरीर कहीं ना कहीं मजबूत होगा। तो सबसे पहला काम क्या है इसका भाई, पाचन शक्ति को बढ़ाना। फिर आता है सर्दी जुकाम में लाभकारी, बेनिफिशियल इन कोल्ड एंड कफ। तो देखो पुदीने में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे हमें भाई सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीजें इससे हमें राहत मिल सकती है। इसकी सुगंध नाक को खोलने, सांस को आसानी से लेने में कहीं ना कहीं हेल्प आपकी करती है। पुदीने की चाय या रस का सेवन करने से शरीर के अंदर ताजगी जो है वो हमें मिलती है। गले की जो खराश होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है पुदीने का यूज करने से। मुंह की दुर्गंध दूर करना, एलिमिनेट बैड ब्रीथ। तो भाई जो मुंह में आप भाई बहुत से लोग भाई बहुत से लोग माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, उनके मुंह में स्मेल आती है अजीब अजीब से, है ना, तो उन स्मेल के लिए भाई आप पुदीने का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक माउथ फ्रेशनर के रूप में का यूज आ जाता है। ठीक है, इसमें जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो मुंह के कीटाणु को कम करने में सहायता करते हैं। पुदीने की पत्तियां चबाने से सांस कहीं ना कहीं हमारी ताजा रहती है। शारीरिक ठंडक प्रदान करना, देखो बहुत से लोगों का शरीर बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो ऐसे में शारीरिक ठंडक प्रदान करने का काम भी पुदीना करता है। ठीक है, पुदीने की तासीर ठंडी मानी जाती है इसलिए यह गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा कहीं ना कहीं करने का काम करती है। इसके सेवन से हमारे जो शरीर में गर्मी होती है वो कम हो सकती है। सिर दर्द में राहत, हेडेक रिलीफ। तो भाई पुदीना जो होता है ना, पुदीने की जो सुगंध होती है वो आपके सर दर्द को कम करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा भाई जो पुदीने का तेल होता है वो भी आपके सर दर्द, अगर वो भी आप सर पे लगाओ तो इससे भी आपका सर दर्द जो है वो काफी कम हो सकता है। इसके तेल अगर माथे पे लगाया जाए तो जो तनाव होता है, जो भाई थकान होती है वो भी कम होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पुदीना मानसिक ताजगी प्रदान करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और सिर को शांति देने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बूस्टिंग इम्यूनिटी। तो ये भी भाई इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पुदीने में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर को इम्यूनिटी शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। इस शरीर को भाई संक्रमण, जो भाई आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग मौसम बदला तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वैसे बात नहीं पड़ेंगे। त्वचा के लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन। भाई पुदीना त्वचा संबंधी समस्याओं में भी उपयोगी होता है। इसमें जीवाणुरोधी और शीतल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को कहीं ना कहीं साफ रखने में, ताजा रखने में हेल्पफुल होते हैं। पुदीने का लेप लगाने से जो खुजली होती है, जो जलन होती है, जो मुहासे होते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा राहत मिलती है। इसलिए आयुर्वेद में इसे त्वचा की देखभाल के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। लास्ट में एक निष्कर्ष, आप लोगों का एक कंक्लूजन, आप लोगों का वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारा भाई लास्ट टॉपिक आ जाता है। इसमें भाई ब्राह्मी की औषधि जो है इसके गुण बताने हैं। सबसे पहले भाई हम इसका भाई परिचय देख लेंगे, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। भाई देखो ब्राह्मी आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के रूप में से जाना जाता है। विशेष रूप से भाई मानसिक स्वास्थ्य और स्मरण शक्ति को भाई बढ़ाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। ये हमारे दिमाग को भाई ठंडा, हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए और फोकस के लिए हमारी फोकसनेस को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। आयुर्वेद में भाई ब्राह्मी को भाई बुद्धिवर्धक औषधि कहा गया है। इसका कोई डेली यूज करे, डेली इसका सेवन करे तो मन और शरीर दोनों हमारे हेल्दी रहेंगे। इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उनको एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला भाई पॉइंट आता है स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग मेमोरी पावर। भाई ब्राह्मी का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सुधार कर याद रखने की क्षमता को मजबूत बनाती है। विद्यार्थी और मानसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए ब्राह्मी विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके डेली यूज से, नियमित सेवन से भाई आपकी जो बुद्धि होती है और जो आपके अंदर जो सीखने की पावर होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप होती है। तनाव और चिंता कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। भाई बहुत से लोग आसमान में चिंता होती है, बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, तो ऐसे में इस चीज को कम करने में भी इस औषधि का बहुत बड़ा रोल होता है। इस औषधि के अगर आप यूज करो, औषधि को अगर लो
तो आपके अंदर जो तनाव है, जो चिंता है किसी भी चीज को लेके, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। आयुर्वेद में से भाई मानसिक शांति प्रदान करने वाली औषधि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा एकाग्रता बढ़ाने में लाभकारी, बेनिफिशियल इंक्रीज कंसंट्रेशन। तो बहुत से लोगों का भाई फोकस नहीं हो पाता किसी एक चीज के ऊपर, कभी एक चीज के ऊपर करते फिर दूसरी चीज पे, इस तरीके से उसका माइंड जो है काफी ज्यादा डाइवर्ट होता रहता है। तो ऐसे में ये जो औषधि होती है आप लोगों के अंदर आप लोगों के अंदर फोकसनेस को बढ़ाने का काम भी करती है, एकाग्रता बढ़ाने का काम भी करती है। इसके अलावा नींद सुधारने में सहायक, हेल्प्स इन इंप्रूविंग स्लीप। भाई बहुत से लोग बहुत रात रात तक जागते हैं, उनको भाई आदत पड़ जाती है, उनको नींद ही नहीं आती है। तो ऐसे में भाई अगर आपको नींद भी नहीं आती तो भी आप इस औषधि का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी नींद जो है वो भी आपके सही समय पे आने लगेगी। ठीक है। मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। तो ये ब्राह्मी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम भी करती है, और इसकी जो कार्य क्षमता है उसको भी डेवलप, उसको भी बेहतर करने का काम करती है। मानसिक जो कमजोरी होती है, मानसिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बहुत से लोग होते हैं ना, सही से सोच नहीं पाते, सही से समझ नहीं पाते चीजों को, तो ऐसे में भाई उन लोगों के लिए भी चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये औषधि का यूज करें तो उनके अंदर जो भाई सोचने समझने की शक्ति है वो भी बहुत बेटर, वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बूस्टिंग इम्यूनिटी। भाई जितनी भी औषधियां हैं ये आयुर्वेद वाली, ये सभी कहीं ना कहीं भाई इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम तो करती है। इसी तरीके से ब्राह्मी जो औषधि है ये भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम आपका करती है। इसके अंदर ये भी एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है वो पाए जाते हैं। तो अच्छा, और बालों के लिए लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन एंड हेयर। तो ये भाई ये जो औषधि होती है आप लोगों के बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इससे आपकी स्किन के अंदर कहीं ना कहीं आपको शाइन जो है वो देखने को मिलेगी, आपके बाल जो है काफी ज्यादा मजबूत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। तो भाई मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके जो नोट्स है उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप भाई नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहां से भी आप भाई नोट्स है वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।